अध्याय 406। अध्याय 276। वास्तव में उसने खुद को नपुंसक बना लिया। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। मैं थोड़ा अटक गया हूँ, इसलिए बहुत धीरे धीरे टाइप कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुम ज़ियाओ बिंकी ने झोऊ मिकान की ओर इशारा करते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुम बहुत ही नीच हो। हाँ हाँ, झोऊ मिकान ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा। घिनौना। क्या आपको नहीं लगता कि यह शब्द आपके मुंह से थोड़ा व्यंग्यात्मक है? उसी क्षण जमीन पर गिरे वफादार धीरे धीरे उठ खड़े हुए। उनकी बेचैनी भांपकर झोऊ मिकान ने पलटकर उन पर कई लातें मारी। दर्द भरी चीखों के बाद झोऊ मिकान को छोड़कर बाकी सभी आराम से जमीन पर लेट गए। ये स्पष्ट नहीं था कि यह रक्तस्राव या सदमे के कारण था, लेकिन ज़ियाओ बिंकी का चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया था। झोऊ मिकान अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसने उन वफादारों पर सरसरी नजर डाली जिन्हें उसने बुरी तरह पीटा था और जो दोबारा खड़े होने लायक नहीं थे। फिर उसने शियाओ बिंकी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खुद रेंग कर बाहर निकलो, वरना आज तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोशिश करके देख लो। मदद करो, कोई मदद करो, ज़ियाओ बिंकी ने पूरी ताकत से चिल्लाया। शर्म और जान के खतरे के बीच उसने शर्म को चुना। अगर यह सिलसिला और देर तक चलता रहा तो भले ही उसकी जान न जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं बचा पाएगा। उसे पहले झोऊ मिकान से बात करने में समय बर्बाद करने का भी पछतावा हुआ। उसे सीधे अस्पताल जाना चाहिए था। बाहर पहरा देने के लिए तैनात कुछ लोग मदद की गुहार सुनकर चौंक गए। उन्हें ये समझने में थोड़ा समय लगा कि उनके प्रिय निदेशक शियाओ पुकार रहे हैं। उन्होंने अविश्वास भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। इतने लंबे समय तक हिरासत में रहने के बाद भी एक दर्जन से अधिक लोग झोऊ मिकान को कैसे नहीं संभाल पाए। लेकिन मदद की गुहार तेज होती जा रही थी और इतनी जरूरी थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह डर से मस नहीं हुआ। अंदर। झोऊ मिकान मुस्कुराया, दरवाजे की कुंडी की ओर इशारा किया और शियाओ बिंकी को ताना मारते हुए कहा, इसे ही कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दरवाजे की कुंडी शियाओ बिंकी ने खुद लगाई थी, ये सोचकर कि झोऊ मिकान को अच्छी तरह पीटने से पहले वह उसे जाने नहीं देगा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पिटाई का मजा उसे खुद ही आएगा। झोऊ मिकान उठा और शियाओ बिंकी के पास जाकर बोला, रेंगना शुरू करो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसका अप्रत्यक्ष अर्थ ये था कि अगर शियाओ बिंकी चलने की कोशिश करता है तो वह जरूर हस्तक्षेप करेगा। ज़ियाओ बिंकी ने जहरीली नफरत से झोऊ मिकान को घूरा, फिर चुपचाप दरवाजे की ओर रेंगने लगा। उसका निचला शरीर दर्द से सुन्न था और सिर में तेज दर्द हो रहा था, मानो उसे पता ही न हो कि वह कहाँ है। हालांकि उसे चिकित्सा का ज्ञान नहीं था, लेकिन सामान्य ज्ञान ने उसे बताया कि शायद उसे बहुत ज्यादा खून बह गया है और वह बेहोशी के करीब है। जिंदा रहने की इच्छा ने उसे चारों हाथों पैरों का सहारा लेने और अपनी गति बढ़ाने के लिए मजबूर किया। अपने वचन के अनुसार झोऊ मिकान धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा, उसे रोके बिना उसे दरवाजे तक रेंगने दिया। जब शियाओ बिंकी लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगा, तब झोऊ मिकान ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम अपने पैर जमीन पर रखोगे तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दूंगा। एक सच्चा योद्धा तुरंत हार नहीं मानता। शियाओ बिंकी ने अपने दिल में उमड़ रही घृणा को दबाया, घुटनों के बल उठा, दरवाजे के किनारे गया और जोर से चिल्लाया, धक्का देना बंद करो। रुक जाओ, तुम सब रुक जाओ। बाहर खड़े लोग बार बार दरवाजे पर लात मार रहे थे, लेकिन लोहे का मजबूत दरवाजा उनकी पहुंच से बाहर था। शियाओ बिंकी की आवाज इतनी घबराहट भरी थी कि उनके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। लगातार पड़ रही लातों के कारण शियाओ बिंकी के लिए दरवाजे की कुंडी खोलना असंभव था, और अगर उसे ऐसा करने का मौका भी मिल जाता तो उन लातों की ताकत से उसकी कलाई निश्चित रूप से टूट जाती। आह! ज़ियाओ बिंकी अचानक बिस्तर पर उठ बैठा और चिल्लाते हुए चारों ओर देखा। तब उसे एहसास हुआ कि वह एक साफ सुथरे सफेद अस्पताल के कमरे में है। उसे याद करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, और उसे आखिरी बात जो याद थी वह ये थी कि उसने बाहर खड़े लोगों को रुकने के लिए पुकारा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। तुम जाग गए। किन झोंगशान का चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ। बूढ़े किन। ज़ियाओ बिंकी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मुझे यहाँ कौन लाया? कुछ युवक थे, उन्होंने कहा कि वे आपके अधीनस्थ हैं। वे बाहर हैं, मैं उन्हें अंदर आने देता हूँ। किन झोंगशान ने बोलते हुए वार्ड का दरवाजा खोला और पुकारा, निदेशक शियाओ जाग गए हैं, अंदर आइए और बात कीजिए। निदेशक। अंदर आने वाले वही अधीनस्थ थे जो पहले दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। सभी के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और वे अजीब तरह से शियाओ बिंकी की निगाहों से बच रहे थे। क्या तुम लोग बिल्कुल बेसुध हो? मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, फिर भी तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? ज़ियाओ बिंकी उन्हें देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उनमें से एक ने कहा, हम तो बस दरवाजा तोड़ना चाहते थे, हमने आवाज नहीं सुनी, और दूसरे ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, हाँ निर्देशक शियाओ, मेरी तो टकने की हड्डी भी उखड़ गई थी। तुम। ज़ियाओ बिंकी ने झुंझलाहट में हाथ हिलाते हुए कहा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तीनों आदमी कुछ देर तक उलझन भरे चेहरों से एक दूसरे को देखते रहे, फिर उन्हें समझ आया कि शियाओ बिंकी का क्या मतलब था। तभी उनमें से एक ने जल्दी से कहा, झोऊ मिकान ने दरवाजा खोला और हम आपको अस्पताल ले आए। हम्फ। ज़ियाओ बिंकी ने ठंडी सी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि वो हद पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये वाक्य उसके मुंह से नहीं निकला। बाकी लोगों का क्या मतलब, जो मेरे साथ अंदर गए थे? वे भी अस्पताल में हैं, उन सभी के पैरों के निचले हिस्से में फ्रैक्चर हो गया है। क्या वे सभी टूट गए? ज़ियाओ बिंकी की आवाज अचानक तेज हो गई। हाँ, इस बार किन झोंगशान ने जवाब दिया, उन तीनों के पैरों के निचले हिस्से में गंभीर फ्रैक्चर हैं। ठीक होने के बाद भी वे पहले की तरह चल नहीं पाएंगे। मुझे कागज और कलम दो। ज़ियाओ बिंकी ने मांग की। ठीक होने पर ध्यान दें, अभी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, किन झोंगशान ने सलाह दी। कैसी चिकित्सा? मुझे क्या चोटें आई हैं? ज़ियाओ बिंकी ने किन झोंगशान को घूर कर देखा, स्पष्ट रूप से नाराजगी जताते हुए। मैं ठीक हूँ, क्या तुम मुझे कोस रहे हो? फिर तीनों अधीनस्थों ने एक साथ शियाओ बिंकी के शरीर के एक विशेष भाग की ओर देखा, जो बुरी तरह से घायल था। क्या निर्देशक भूल गए थे या? किन झोंगशान ने तीनों पुरुषों को जाने का इशारा करते हुए कहा, आप सब पहले बाहर जाए। तीनों व्यक्ति ऐसे चले गए मानो उन्हें क्षमादान मिल गया हो। वे जल्दी से बाहर निकल गए।
बिंकी, एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद किन झोंगशान ने सच बताने का फैसला किया। तुम 10 घंटे से अस्पताल में हो। दवा का असर खत्म होने के कारण तुम अभी अभी होश में आए हो। 10 घंटे। जियाओ बिंकी अचानक उठा, तभी उसे अपने नीचे तेज दर्द महसूस हुआ और वह धड़ाम से वापस गिर पड़ा। उसके माथे पर पसीना आ गया। किन झोंगशान ने उसे सहारा देने के लिए दौड़ते हुए भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या तुम्हें डर है कि उन्हें पता चल जाएगा, या तुम सचमुच भूल गए हो? वह चाकू किसी और पर घोंपना चाहता था, लेकिन गलती से खुद को ही लग गया। और फिर सब कुछ उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घटित हुआ। शियाओ बिंकी ने हताशा से किन झोंगशान को देखा। मैं किन झोंगशान की आंखों में सहानुभूति झलक रही थी और उन्होंने उसकी ओर सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, ये वही है जो तुम सोच रहे हो। यह क्या है? जियाओ बिंकी ने उम्मीद न छोड़ते हुए पूछा। आपसे, वह सिर्फ दिखावा है। इलाज पर जोर देने के बारे में क्या ख्याल है? कोई फायदा नहीं। एक पल रुककर किन झोंगशान ने साफ साफ कहा, ये पहले ही सड़ चुका है। तुम्हारा क्या मतलब है? जियाओ बिंकी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने किन झोंगशान को घूरते हुए कहा, तुम्हारा ऐसा कहने का क्या मतलब है? आह, किन झोंगशान ने आह भरी, अगर समय पर इलाज मिल जाता तो शायद कुछ जान बचाई जा सकती थी। लेकिन आपने बहुत देर कर दी। अगर हम अंग नहीं काटते तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। शियाओ बिंकी का पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। वह सचमुच बेबस हो गया था। अध्याय 407, अध्याय 277, स्वतंत्रता से पहले की लय। दूसरी पहर तक, हालांकि मैंने कहा था कि मैं फिर कभी देर तक नहीं जागूंगी। मैंने कल सुबह होने से पहले तक काम करने का वादा किया था, और चूंकि केविन ने दिन भर बहुत जोर लगाया था, इसलिए मुझे अपनी समस्याओं के कारण अपना वादा तोड़ने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए मैं फिर से देर तक जागती रही। योजक चिन्ह। जैसे ही जियाओ बिंकी को एहसास हुआ कि वह एक हिजड़ा बन गया है और इसे स्वीकार करने के लिए वह बेतहाशा संघर्ष कर रहा था, उसी समय झो मिकांग और झो जिनपिंग को राजधानी लाया गया। पिता और पुत्र ने एक ही वाहन में यात्रा की और पूरी यात्रा के दौरान चुप रहे। उन्हें वहां क्यों ले जाया गया, ये दोनों के लिए अस्पष्ट रहा, और साथ में मौजूद कर्मी कौन थे, ये भी अज्ञात था। हालांकि उन्हें हथकड़ी न पहनाई जाना राहत की बात थी। उनका गंतव्य राजधानी में स्थित एक प्राचीन दिखने वाला घर था। जब कार रुकी तो पिता और पुत्र ने एक दूसरे की ओर देखा और मुश्किल से ही अपना आश्चर्य छिपा पाए। ऐसी जगह किसी कार्यालय के माहौल जैसी नहीं लग रही थी। उनका मामला अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्हें ऐसी जगह लाने का क्या मतलब था? पिता और पुत्र को एक साफ सुथरे 2 बेडरूम वाले फ्लैट में ठहराने के बाद एस्कॉर्ट बिना कुछ कहे चले गए, और उन्होंने कोई सवाल भी नहीं पूछा। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? ये सवाल सबसे पहले झो मिकांग ने पूछा। मैं ठीक हूँ। झो जिनपिंग ने अपने बेटे को देखा और राहत की सांस ली। तुम्हें देखकर लगता है कि इन दिनों तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कष्ट नहीं सहा, बल्कि सच तो यह है कि मैंने बिल्कुल भी कष्ट नहीं सहा। झो मिकांग ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए अपने पिता को बताया कि कैसे शाओ युवेन और उसके बेटे ने उसे परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। इस कमरे में जासूसी उपकरण लगे होने पर भी उसे डर नहीं था। उसका मानना था कि ये बातें तो जानने वालों को पहले से ही पता थी। अब वह बस अपने पिता को थोड़ा और आश्वस्त करना चाहता था। अपने बेटे की कहानी सुनने के बाद झो जिनपिंग ने थोड़ी कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरे बेटे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। क्या उनके बेटे ने जो किया वह गलत था? बिल्कुल नहीं, लेकिन वे उसकी तारीफ ही नहीं कर सकते थे। क्या तुम्हें उन पर तरस आ रहा है? झो मिकान की आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। उसे अपने पिता की जरूरत से ज्यादा दयालुता बिल्कुल पसंद नहीं थी। कुछ लोगों से सख्ती से पेश आना जरूरी था, वरना वे और बिगड़ जाते। जान तो नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्हें बुरी तरह दुखी जरूर कर देते थे। मुझे उन पर दया नहीं आ रही है, बस। झो जिनपिंग ने हल्की खांसी करते हुए कहा, चलिए इस विषय को यही छोड़ते हैं। देखते हैं खाने को कुछ मिलता है या नहीं, मुझे भूख लगी है। झो मिकांग ने झुंझलाते हुए कहा, हम निगरानी में हैं, घर पर नहीं हैं। क्या कोई देख रहा है? झो जिनपिंग ने हाथ फैलाते हुए कहा, जब उन्होंने हमें यहाँ छोड़ा है तो इसका कोई कारण तो होगा ही। वैसे भी हमें भूखे नहीं रहना चाहिए। जल्दी करो, कुछ पकाओ। मैं नहीं कर सकता, झो मिकांग ने सीधे सीधे कहा। तुम कैसे नहीं बना सकते? झो जिनपिंग ने उसे घूरते हुए कहा, विदेश में पढ़ाई के दौरान तुम खुद खाना बनाते थे, अब तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें नहीं बनाना आता? अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं क्या करूं? मैंने तो कभी खाना नहीं बनाया, क्या मुझे भूख से मर जाना चाहिए? झो मिकांग को पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता काफी निर्लज हो सकते हैं। हालांकि पिता पुत्र के बीच वर्षों से चले आ रहे रिश्ते के बारे में सोचते हुए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इसके बजाय मुड़कर रसोई में चला गया। झो जिनपिंग के होठों पर मुस्कान आ गई। परिणाम चाहे जो भी हो, अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते को फिर से स्थापित करना उनके जीवन की सबसे खुशी की बात थी। अगले 2 दिनों तक पिता और पुत्र को वहीं छोड़ दिया गया। उनकी बिल्कुल उपेक्षा की गई। दृढ़ निश्चय के साथ पिता और पुत्र ने कभी भी परित्यक्त और उपेक्षित होने का जिक्र नहीं किया। वे जानते थे कि समय आने पर कोई ना कोई जरूर आएगा, इसलिए उन्हें बस शांतिपूर्वक सब कुछ स्वीकार करना था। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वे और क्या कर सकते थे? हालांकि वे किसी मछली की तरह काटने की मेज पर नहीं थे, लेकिन भागने जैसे विकल्प उनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थे। अगर कभी ऐसी नौबत आती भी तो शायद उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं होता जैसा अभी हो रहा था। पिता और पुत्र दोनों इस बात से वाकिफ थे। तीसरी सुबह 2 हठे कट्टे आदमी आए। उनके चेहरे भावहीन थे। चलो चलते हैं, उनमें से एक ने कहा और मुड़कर चला गया। पिता और पुत्र तुरंत बिना किसी झिझक के उसके पीछे चल दिए। कुछ मोड़ों के बाद वे एक 3 भागों वाले आंगन में प्रवेश कर गए। उनमें से एक व्यक्ति ने झो मिकान की ओर मुड़कर कहा, मेरे पीछे आओ। वह उसे एक खाली कमरे में ले गया, फिर बिना कुछ और बताए मुड़कर चला गया। झो मिकान का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी कसकर भींची हुई मुठ्ठियां उसकी घबराहट को दर्शा रही थी। वह अपने पिता को लेकर चिंतित था, लेकिन साथ ही वह ये भी समझता था कि उसके पिता खतरे में नहीं है। आधे घंटे बाद जब झो मिकान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी तो उसे लाने वाला व्यक्ति वापस लौटा। उसने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा और कहा, मेरे पीछे आओ। उन्हें बगल वाले कमरे में ले जाया गया। मुख्य हॉल में उस व्यक्ति ने उन्हें रुकने का इशारा किया और एक लाल दरवाजे की ओर बढ़ते हुए हल्के से दस्तक दी। मुखिया, झो मिकान यहाँ हैं।
अंदर आएं। आवाज एक बुजुर्ग व्यक्ति की थी, अधिकारपूर्ण लेकिन स्नेह से भरी हुई। झो मिकान जल्दी से आगे बढ़ा। उस आदमी ने उसके लिए दरवाजा खोला और सिर हिलाते हुए कहा, कृपया। वह कमरा अध्ययन कक्ष था। डेस्क के पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, जिनकी उम्र शायद 60 के आसपास होगी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उन्होंने झो मिकान को सिर हिलाकर अभिवादन किया। बैठ जाए, चलिए बात करते हैं। हाँ, झो मिकान ने कुर्सी पर सीधा बैठते हुए जोर से जवाब दिया। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। बहुत बढ़िया, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, पिछले कुछ दिन तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहे होंगे। झो मिकान सीधा खड़ा हुआ और बोला, मुख्य अधिकारी को रिपोर्ट करते हुए मुझे किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। उसकी आवाज में भी हल्की सी कंपन थी। हम, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम गलत नहीं हो। जिसने भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश की है, तुमने उसे नाकाम कर दिया है। तुम्हारे साथ वास्तव में कोई अन्याय नहीं हुआ है। मुख्य अधिकारी को रिपोर्ट करते हुए, ये केवल आत्मरक्षा थी। आत्मरक्षा? हाँ हाँ, बूढ़ा आदमी दिल खोलकर हंसा। बेटा, तुम में तो तुम्हारे परदादा की झलक है। क्या तुम्हें पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम तुम्हें और तुम्हारे पिता को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुखिया ने हमारी रक्षा के लिए ही ऐसा किया होगा। बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं। अब सब कुछ खत्म हो गया है। वापस जाओ और कड़ी मेहनत करो। कुछ चीजें मैं तुम्हारे लिए करवा सकता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें खुद संभालो। हाँ, इस समय तक झो मिकान को अंदाजा हो गया था कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। हालांकि उसका दिमाग अभी भी उलझन में था, लेकिन वह जानता था कि बूढ़े आदमी की हैसियत को देखते हुए वह स्पष्टीकरण मांगने की स्थिति में नहीं था। यह मेरा फोन नंबर है। बूढ़े आदमी ने उसे कागज का एक टुकड़ा देते हुए कहा, आपातकालीन स्थिति में इस नंबर पर कॉल करें। आमतौर पर गंभीर भाव बनाए रखने वाले झो मिकान ने थोड़ी सी उत्तेजना दिखाने से खुद को नहीं रोक पाया। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, अब ठीक है। आखिर तुम अभी 20 साल के ही हो। इतना सख्त चेहरा बनाकर किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं ये जानबूझकर नहीं था। मुझे डर था कि आप सोचेंगे कि मैं उतना परिपक्व नहीं हूँ। झो मिकान ने अपना सिर अजीब तरह से खुजाते हुए स्वीकार किया, जो उसकी उम्र के हिसाब से घबराहट का एक दुर्लभ प्रदर्शन था। मेरे पैर कांप रहे थे। हाँ हाँ, बूढ़े आदमी ने हंसते हुए हाथ हिलाकर बात टाल दी। मैं लॉन्ग शियांगजुन से तुम्हें वापस छोड़ने का इंतजाम करवा दूंगा। तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। अध्याय 408, अध्याय 278, परीक्षा। लॉन्ग शियांगजुन, जो झो मिकान को एल्डरलॉन्ग से मिलवाने लाए थे, एल्डरलॉन्ग के सबसे छोटे बेटे थे। प्रशिक्षण से एक सैन्य अधिकारी, वे अब एल्डरलॉन्ग के निजी सचिवों में से एक थे। झो जिनपिंग और झो मिकान को वापस लाने का उनका कार्य एल्डरलॉन्ग द्वारा झो परिवार के महत्व पर दिए गए अत्यधिक बल का प्रतीक था। शायद झो पिता और पुत्र के प्रति अपने पिता की प्रशंसा के कारण लॉन्ग जियांगजुन ने दोनों के साथ विदा होते समय अपनी सामान्य उदासीनता को बदल दिया और पिता और पुत्र को देखकर शायद ही कभी मुस्कुराया। शायद इसलिए कि वह अक्सर मुस्कुराता नहीं था, उसकी मुस्कान काफी बनावटी थी। संभवतः यह महसूस करते हुए कि उसकी मुस्कान देखने में अच्छी नहीं लग रही है, उसने तुरंत उसे दबा लिया और अपने चेहरे पर गंभीर भाव ले आया। झो जिनपिंग ने कार के बाहर की ओर देखा और जोर से हंसने से खुद को मुश्किल से रोका। युवा मालिक लॉन्ग और उनके तीसरे बेटे के चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे, मानो जुड़वा हूं। उनकी तीसरी बहू ने एक बार कहा था कि उनके तीसरे बेटे की मुस्कान व्यंग्य भरी लगती है, जो अजीब तरह से बेचैन कर देती है। पहले तो वह इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अभी जब लॉन्ग जियांगजुन मुस्कुराए तो अचानक उन्हें अपनी बहू की बात पूरी तरह से सही लगने लगी। भाई लॉन्ग, पिछले कुछ दिनों में आखिर हुआ क्या है? जैसे ही वाहन आंगन से निकला, झो मिकान अपनी जिज्ञासा को और दबा नहीं सका। वरिष्ठ वांग ने पद छोड़ दिया है। उनके द्वारा प्रबंधित क्षेत्र अब मेरे पिता के नियंत्रण में आ गया है। जिस आंगन में आप आज गए थे, उसका उपयोग कुछ वरिष्ठ विशेषज्ञों के रहने और काम करने के लिए किया जाता है। हमने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आपको मुश्किल में डालें। आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ आ जाएंगी, लॉन्ग जियांगजुन ने स्पष्ट ढंग से जवाब दिया। एल्डर वांग सेवानिवृत्त हो गए। झो मिकान चौंक गया। उसे एल्डर वांग के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद आई और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ठीक से बता नहीं पा रहा था कि क्या गड़बड़ है। क्या आप हमें एल्डर वांग से मिलवा सकते हैं? झो जिनपिंग ने अनुमति मांगते हुए पूछा। बिल्कुल, लॉन्ग जियांगजुन ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा। अगर मुझे यह न लगता कि आप उससे मिलना चाहेंगे, तो मैं झो मिकान के सवाल का जवाब पहले ही नहीं देता। झो जिनपिंग और झो मिकान को अचानक समझ आ गया, ये भी एक परीक्षा थी। अगर उन्होंने एल्डर वांग के बारे में पूछताछ न की होती, तो एल्डर लॉन्ग शायद निराश हो जाते। भला कौन ऐसे ठंडे और निर्दयी लोगों की सराहना करेगा? पूरी यात्रा के दौरान उन तीनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। झो मिकान की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी, मानो जवाब उसके दिमाग में सबसे ऊपर हो, फिर भी वह उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। आह, झो जिनपिंग ने गहरी सांस ली। अब भी क्या तुम नहीं समझते? एल्डर वांग हमेशा से हमारी रक्षा करते रहे हैं। झो मिकान ने अपने पिता की ओर हैरानी से देखा और पूछा, पिताजी, उसने आपको क्या बताया? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने जो यात्रा की, जो शब्द उसने तुमसे कहे, क्या तुम उनका अर्थ नहीं समझते? मुझे लगा था कि वह उम्मीद कर रहा होगा कि हम दोनों अपने रिश्ते सुधार लेंगे, लेकिन झो मिकान अचानक रुक गया। अब समझ में आया। झो जिनपिंग ने फिर से आह भरी और अपने बेटे के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, हम दोनों ने ही उसे गलत समझा था। राजधानी के उपनगरीय इलाके में स्थित एक विला में बुजुर्ग वांग और उनके 3 बेटे वांग यांग, वांग झाओ और वांग हुई अध्ययन कक्ष में बैठे थे, जबकि वांग परिवार की महिला सदस्य और पोते पोतियां बाहरी हॉल में थे। वांग परिवार का पतन इतना अचानक हुआ कि परिवार के युवा सदस्य अभी भी स्तब्ध हैं। उन्हें समझने में असमर्थता हो रही है कि वे सपना देख रहे हैं या जाग रहे हैं। वांग यांग ने दर्द से भरी आंखों से अपने पिता की ओर देखा और पूछा, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपने कभी हमारे बारे में सोचा भी? वांग झाओ ने तुरंत कहा, हाँ पिताजी, अगर आपने थोड़ा संघर्ष किया होता तो परिणाम कुछ और हो सकता था। भले ही हमारे लिए नहीं, आपको शियाओयन, शियाओ हाओ, लिटिल जी और अन्य लोगों के बारे में सोचना चाहिए था, है ना? वांग यांग ने अपना चेहरा जोर से रगड़ा और गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी, आपकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो गई।
क्या आप सचमुच इससे संतुष्ट हैं? पिताजी के ऐसा करने के अपने कारण होंगे, क्या तुम दोनों बेवजह दोष निकालना बंद नहीं कर सकते? छोटे हुई ने अपने दोनों भाइयों को गुस्से से घूरते हुए कहा। उसका चेहरा नाखुशी से भरा हुआ था। पिताजी ने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके ये सब हासिल किया और हमें घोड़े पर चढ़ने में भी मदद की और हमें रवाना किया। आखिर में हम इतने मजबूत नहीं थे, हम किसे दोष दें? तुम तो बस पापा की शिकायत करना जानते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? पापा के पद छोड़ने के बाद वांग परिवार वाकई में शीर्ष पर नहीं रहा, लेकिन हम तीनों पराजितों में हारने वाले नहीं बनेंगे। ये जानते हुए कि लड़ाई जारी रखने से दूसरों और हमें भी नुकसान हो सकता है, हमें क्यों लड़ना चाहिए? हमारे लिए रास्ता तो तैयार है, लेकिन क्या हम उस रास्ते पर चल पाएंगे जिस पर हर कोई दौड़ने को तैयार है? ये हमारी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। हम हमेशा पिताजी पर निर्भर नहीं रह सकते। वांग यांग ने अनिच्छा से भौहें चढ़ाते हुए कहा। आप सचमुच बेफिक्र होकर बोल रहे हैं। आपके बेटे की नौकरी अच्छी तरह से व्यवस्थित है, आपको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन शियाओयंग और शियाओ हाओ का क्या हाल है? वांग झाओ ने ये भी कहा। बिल्कुल सही तीसरे भाई, आप सिर्फ अपने पक्ष पर ध्यान नहीं दे सकते। परिवार का भरण पोषण सभी के प्रयासों से होता है, न कि सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे। मैंने यह नहीं कहा कि यह केवल एक व्यक्ति पर निर्भर होना चाहिए। शियाओइंग, शियाओ हाओ और लिटिल हुई के पास समान अवसर हैं। अगर शियाओइंग और शियाओ हाओ उन्हें अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, तो इसके लिए वे किसे दोषी ठहराएंगे? बड़े भाई और छोटे भाई के तर्क के अनुसार क्या छोटे जी को अपने दोनों भाइयों से सीख लेकर दादाजी को नाराज करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए, ताकि वह आपको संतुष्ट कर सके? बकवास। सबसे बड़े और दूसरे बच्चे ने एक साथ हैरानी जताई। तीनों भाई आपस में बहस कर रहे थे, तभी बड़े वांग शांत भाव से खिड़की से बाहर देखते रहे। तीनों का व्यवहार लगातार अतार्किक होता जा रहा था। आखिरकार उन्होंने अपनी नजरें हटा लीं और कहा, बस बहुत हो गया। सम्मान स्वयं कमाया जाता है, दूसरों से नहीं मिलता। पिताजी, आपका इससे क्या मतलब है? क्या आप हमारे बारे में कुछ इशारा कर रहे हैं? हाँ पिताजी, आपने हमेशा सबसे छोटे बेटे का पक्ष लिया है और अब भी आप उसे धोखा दे रहे हैं। अपने दोनों बेटों को इतना आत्मधर्मी देखकर एल्डवान के हृदय में हार की गहरी भावना उमड़ पड़ी। दूसरे बेटे का जन्म युद्ध के दौरान हुआ था। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें एक साथी ग्रामीण के साथ रहने के लिए भेजना पड़ा और बाद में उन्हें पालने के लिए वापस घर लाना पड़ा। सबसे छोटा बेटा आजादी के बाद पैदा हुआ था और हमेशा अपने माता पिता के साथ ही रहा। शायद बचपन से ही ऐसे माहौल के कारण बड़ा बेटा और दूसरा बेटा बेहद स्वार्थी निकले। इसका उनके बच्चों के चरित्र पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके स्नातक होने के बाद उन्होंने अपने कई पोते पोतियों के लिए नौकरियों की व्यवस्था की, जो सभी जमीनी स्तर से शुरू हुई। परिणाम स्वरूप केवल लिटिल सन वांग जी ने ही अपने प्रयासों से धीरे धीरे तरक्की की और तेजी से प्रमुखता हासिल की। अन्य दो पोतों ने शुरू में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने भी चालाकी भरी आदतें अपना ली, मानो उन्हें लगा कि काम चोरी करना एक बढ़िया सौदा है। जहां तक सबसे बड़े और दूसरे बेटों की बेटियों की बात है, कपटों, खर्चों और किसका पति अधिक सक्षम है, इसकी तुलना करने के अलावा उनकी कोई अन्य रुचि नहीं थी। इसका सबसे प्रत्यक्ष परिणाम ये है कि लिटिल सन को अब एक विभाग के प्रमुख के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है, जबकि सबसे बड़ा पोता और दूसरा पोता अभी भी केवल साधारण कर्मचारी हैं। लड़कियों के बीच का अंतर और भी अधिक है। सबसे बड़ी पोती और दूसरी पोती ने केवल जूनियर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, जबकि सबसे छोटी पोती भी विश्वविद्यालय में सबसे कम उम्र की प्रोफेसर बन गई है। इन मतभेदों के कारण अचानक आए इस बड़े बदलाव के बाद बड़े और छोटे बेटे वास्तविक अध्याय 409, अध्याय 279, गहन भावना। रात का पहला पहर शुरू हो गया है। अपने पिता पर अहंकार पूर्वक चिल्ला रहे अपने दोनों भाइयों को देखकर वांग हुई को गहरी बेबसी का एहसास हुआ। क्या ये वही भाई थे जिनका वह कभी सम्मान करता था? बस बहुत हो गया, अब आपको हालात के हिसाब से ढलना होगा और मेहनत करनी होगी। मैंने पद छोड़ दिया है, लेकिन आपकी नौकरियां वही रहेंगी, यही सबसे अच्छा नतीजा है। एल्ड वांग ने अपने बेटों की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने आपकी जितनी हो सकी उतनी मदद की है। अब से आपको खुद पर निर्भर रहना होगा। जाए, आप लोग चले जाए। अब आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर खुशमिजाज और हमेशा की तरह जिद्दी बूढ़े मास्टर वांग जानते थे कि अब और कुछ कहना व्यर्थ है। सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े बेटे झट से खड़े हुए और हौंसले कांपते बाहर चले गए। वांग हुई बैठी रही। एल्डर वांग ने उसे इशारा करते हुए कहा, वापस जाओ। अगर तुम महीने में एक बार मुझसे मिलने आ सको, तो मैं तुम्हें पालने पोसने में किए गए अपने प्रयासों को व्यर्थ नहीं समझूंगा। पिताजी, इस विनम्र निवेदन पर वांग हुई की नाक खटकने लगी। तुम्हारे बड़े भाई शायद अब कभी वापस नहीं आएंगे। तुम्हारी माँ के लिए इसे स्वीकार करना शुरू में बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अगर तुम्हारे पास समय हो तो वापस आकर उनसे मिल लेना। उन्होंने गहरी सांस ली और कलम उठाकर अपने अंगूठे से उसे आगे पीछे रगड़ने लगे। जब बूढ़े मास्टर वांग का मूड खराब होता था, तो वे आमतौर पर ऐसा ही हाव भाव दिखाते थे। वांग हुई ने तुरंत वादा किया, पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं हर हफ्ते वापस आऊंगा। युन लियान और शियाओयू यहीं रह सकती हैं, उनका काम भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे के कंधे पर थपथपाया और कहा, पिताजी जानते हैं कि तुम अपने माता पिता का आज्ञाकारी हो, लेकिन तुम्हें देखभाल की भी जरूरत है। जब भी तुम्हें फुर्सत मिले, इन दोनों बूढ़े लोगों से मिलने आना ही काफी है। अब और खुद को नियंत्रित न कर पाने के कारण वांग हुई के आंसू टूटे धागे से फिसलते मोतियों की तरह बहने लगे। वह बचपन से ही अपने पिता से डरता था और अपनी माँ से प्यार करता था। उनकी माँ हमेशा मुस्कुराते हुए उनकी और उनके भाई बहनों की प्रशंसा करती थी, जबकि उनके पिता ज्यादातर समय बिना किसी खास हास्य के उन्हें अनुशासित करते थे। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया और काम करने लगा, उसे अपने पिता से प्रशंसा और सराहना मिलना दुर्लभ हो गया। हर बार जब वह घर जाता, उसकी माँ उसका गर्मजोशी से स्वागत करती और उसका हालचाल पूछती। इसी कारण वह अक्सर तभी घर जाता जब उसके पिता घर पर नहीं होते थे। शादी और बच्चे के जन्म के बाद वह धीरे धीरे अपने पिता को बेहतर ढंग से समझने लगा, लेकिन उसके लिए पिता हमेशा गंभीरता और सर्वशक्तिमानता के पर्याय बने रहे। उसके पिता हमेशा उन्हें अपने ऊपर अत्यधिक निर्भर बनाए बिना उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते रहे थे। शायद ऐसा इसलिए था ताकि इस तरह का दिन न आए।
अफसोस की बात है कि उनके बड़े भाइयों को बचपन में पालक माता पिता द्वारा पाले जाने के अनुभव के कारण हमेशा ये लगता था कि पिता को उन्हें मुआवजे के रूप में पर्याप्त सहायता प्रदान करनी चाहिए और उनके लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए। पिता के अथक प्रयासों की बिल्कुल भी सराहना नहीं की गई, बल्कि उनका विरोध किया गया। उन्होंने पिता को दोषी ठहराया कि उन्होंने उनकी परवाह नहीं की, जिसके कारण उनकी यह वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। वह सबसे छोटा था, वह जो भी कहता, उसके बड़े भाई उसकी बात नहीं सुनते थे। इसके अलावा चूंकि वे छोटे थे, इसलिए वे उसे कभी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उसे बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं और उन्हें ये बताने का कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर भी उनके पिता की सेवानिवृत्ति से उनके भाई बहनों पर कोई असर नहीं पड़ा, जो वास्तव में सबसे अच्छा परिणाम था। अगर उनके पिता ने बड़े भाइयों की इच्छा के अनुसार काम किया होता, तो इस बार वान परिवार शायद बिखर जाता। राजनीतिक संघर्षों की यही क्रूरता है, राजा बनना और डाकुओं की तरह गिरना, अपने पिता की तरह सब कुछ त्याग देना। सत्ता में बैठे कितने लोग सचमुच ऐसा कर पाते हैं? अपने बेटे के रूप में उसे गर्व था, फिर भी अपने बेटे के रूप में उसे उसके लिए दुख भी महसूस हो रहा था, और इस क्षण अपने सारे बंधन तोड़कर वह एक बच्चे की तरह रोने लगा। ऐसा निर्णय लेना एल्डोवान के दिल पर भी भारी बोझ था। उन्होंने धीरे से आह भरी, सांत्वना देने की कोशिश नहीं की और वान हुई को जी भरकर रोने दिया। दरवाजा धीरे से खुला और वान जी ने अंदर झांका। अपने पिता की हालत देखकर उसने तुरंत अपना सिर अंदर खींच लिया। अंदर आओ, एल्डोवान ने गुस्से में कहा, तुमने अभी दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? हे, वांग जी ने शर्माते हुए हंसते हुए कहा, चाचा झो और झो मिकान यहाँ हैं। बड़े और दूसरे चाचा, साथ ही बड़े और दूसरे भाई उन्हें अंदर आने से रोक रहे हैं। दादाजी, क्या हमें उन्हें अंदर आने देना चाहिए? बड़े वांग ने उसे घूरते हुए कहा, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? वह उठे और बाहर चले गए। उन्हें समझ आ गया था कि उनके सबसे छोटे पोते ने पहले हुई गलतफहमी का बदला लेने के लिए झो मिकान से इस तरह का व्यवहार किया था। लेकिन ये गलतफहमी तो उसने खुद ही पैदा की थी, भला वह दूसरों को कैसे दोष दे सकता था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उसने ऐसा न किया होता, तो बूढ़े मास्टर झो के हट के कारण वह कभी भी एल्डोलॉन का साथ नहीं देता। वे देश के स्तंभ हैं, वह उन्हें अपनी वजह से बर्बाद नहीं होने दे सकता था। वांग हुई ने भी जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बाहर चला गया। वह और झो जिनपिंग दोस्त थे। वांग यांग और उनके बेटे, साथ ही वांग झाओ और उनके बेटे दरवाजे को रोककर खड़े थे और न्यायसंगत रूप से झो परिवार पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे थे और झो पिता और पुत्र को उनकी बेशर्मी के लिए फटकार रहे थे। वांग परिवार की महिलाएं परंपरागत रूप से पुरुषों के मामलों में दखल नहीं देती थी, इसलिए वे सभी हॉल में बैठी हुई थी और उत्सुकता से गर्दनें उठाकर उस रोमांच को देख रही थी। रास्ता दो, तुम सब रास्ता दो, बुजुर्ग वांग ने दरवाजे पर खड़े अपने दोनों बेटों और पोतों को जोर जोर से चिल्लाते हुए देखकर भौहें चढ़ाई, मानो उन्हें लग रहा हो कि उनकी नजरों में उनकी सारी इज्जत चली गई हो। पिताजी, उन्होंने जो किया उसके बाद उनमें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो सकती है? पिताजी, आप भले ही उदार हों और मन में कोई बैर न रखते हों, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। आज उनका परिवार आपके सहयोग से ही इस स्थिति में है, लेकिन नाजुक समय में उन्होंने ऐसा कर दिखाया। जहां तक मेरी बात है, मुझे जीवन भर आपसे मिलने में शर्म आएगी। हाँ, वे तो हद से ज्यादा बेशर्म हैं, उनमें जरा भी शिष्टाचार नहीं है। पिता और पुत्र की दोनों जोड़ियां दरवाजे पर खड़ी थी और दोनों ही किसी को भी अंदर नहीं आने देने का अपना इनकार जता रही थी। बैककोट, क्या आप चले जाएंगे या नहीं? बैककोट, इससे पहले सबसे बड़ा परिवार और दूसरा परिवार बूढ़े मास्टर झो से बेहद भयभीत थे, इतना अधिक कि वे उनके सामने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करते थे। जरूरी नहीं कि यह वास्तविक भय के कारण हो, बल्कि आज्ञा पालन के माध्यम से उनसे अधिक लाभ प्राप्त करने की उम्मीद में था। अब ये जानते हुए कि बूढ़े मास्टर झो उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते, वे विद्रोही हो गए, लेकिन भीतर ही भीतर उनमें थोड़ा डर भी था। बूढ़े मास्टर झो को सचमुच क्रोधित देखकर वे एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर एक तरफ हट गए। दरवाजे के बाहर झो जिनपिंग और झो मिकांग शांत भाव से खड़े थे, जो वांग यांग और उनके बेटे तथा वांग झाओ और उनके बेटे के बिल्कुल विपरीत थे। बूढ़े कमांडर, झो जिनपिंग ने पुकारा। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने बूढ़े आदमी को कुछ ही दिनों से नहीं देखा था और वह और भी दुबला हो गया था। दादाजी वांग, मुझे माफ कर दीजिए, मिकान ने शर्म से भरे चेहरे के साथ बड़े वांग की ओर देखते हुए कहा, मुझसे बहुत जल्दबाजी हो गई, दादाजी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। नहीं, आपने जल्दबाजी नहीं की। बूढ़े मास्टर वांग आगे बढ़े, मिकान के कंधे पर थपथपाया और पिता पुत्र को देखकर मुस्कुराने लगे। आपका आगमन मेरी उम्मीद से कहीं जल्दी हुआ। सच कहूं तो अब मैं काफी संतुष्ट हूँ। इससे कम से कम ये तो साबित होता है कि मैं एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह असफल नहीं हुआ हूँ। इतने कम समय में ही आप मेरे असली इरादे समझ गए। बोलते बोलते बूढ़े मास्टर वांग के चेहरे से मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, क्योंकि उन्हें अपने बड़े और छोटे बेटों का व्यवहार याद आ गया। चलिए अंदर चलते हैं। एल्डर वांग मुड़े और आगे आगे चलने लगे। उसी क्षण वांग हुई झो जिनपिंग के बगल में आकर फुसफुसाते हुए बोली, क्या आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत कष्ट सहा है? आजादी की कमी के अलावा और कुछ खास नहीं बदला है। झो जिनपिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और आप कैसे हैं? आह, वांग हुई ने आह भरी, पिताजी ने ये कदम हमारे भले के लिए ही उठाया था, इसलिए मेरे लिए भी हालात ज्यादा नहीं बदले हैं। ये कमांडर झो जिनपिंग ने एक लंबी सांस ली और फिर कुछ नहीं कहा। वांग जी अभी भी झो मिकान से नाराज था और दूर खड़ा रहा, उसके करीब नहीं आया। झो मिकान ने बूढ़ी महिला वांग का अभिवादन किया और वांग जी की मां कियाओ शिनजी से शिष्टाचारवश बातचीत करने के बाद सीधे वांग जी के पास चले गए। बड़े चाचा की पत्नी, दूसरे चाचा की पत्नी आदि की ओर उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। भला ऐसे स्वभाव के व्यक्ति के लिए भला वह दिखावटी स्नेह क्यों दिखाते? अब भी मुझसे नाराज हो? इतनी छोटी सोच मत रखो, मेरी पत्नी का दिल तुम्हारे दिल से कहीं बड़ा है। मिकान ने वांग जी को गंभीरता से फटकारा और वांग जी ने आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम अपनी पत्नी होने का दिखावा कर रहे हो? किसकी पत्नी नहीं होती? मेरा बेटा मुझे पापा कहकर बुलाता है। क्या तुम्हारा बेटा बुला सकता है? ये याद करते हुए कि उसने अभी तक अपनी शादी को पूरा भी नहीं किया था, झो मिकान ने अनजाने में अपनी नाक रगड़ी, मैं एक शादी करूंगा।
उसकी इस हरकत को देखकर वांग जी समझ गई कि वह सुरक्षित महसूस कर रहा है और तुरंत संतुष्टि से हंसते हुए बोली, जल्दी करो, वरना जब तक तुम बहू की तलाश करोगे मैं अपने पोते की शादी कर दूंगी। तुम्हारी जुबान अभी भी पहले जैसी ही तेज है। मिकान ने उसे घूर कर देखा, फिर मुड़कर बूढ़े मास्टर झो के अध्ययन कक्ष की ओर चल दिया। वांग जी की बहन वांग यू झो मिकान से परिचित नहीं थी। उसके अंदर जाने के बाद वह वांग जी के पास गई और फुसफुसाते हुए बोली, क्या यही वह लड़का है जो ये मेरू को पसंद करता था? हाँ, वांग जी ने सिर हिलाया। क्या वह अब भी उसे पसंद करता है? शायद नहीं। वांग जी ने अपनी बहन की तरफ देखा। तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैं उसके पेट का कीड़ा तो नहीं हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह अब भी उसे पसंद करता है या नहीं? ये मेरू की शादी हो गई, वांग यू ने कंधे उचकाते हुए कहा, इसीलिए मुझे पूछने की उत्सुकता हुई। शादीशुदा? वांग जी आश्चर्यचकित रह गई। ये कब हुआ? एक सप्ताह पहले उसने एल्डर हुआंग के सबसे बड़े बेटे से शादी की, वही जिसका चेहरा विकृत था। पहले ऐसा होता था कि एल्डर वांग, एल्डर लॉन्ग और एल्डर हुआंग सत्ता के त्रिमूर्ति के रूप में काम करते थे और तीनों अपने अपने समूह का नेतृत्व करते थे। अब एल्डर वांग के पद छोड़ने के बाद ऐसा लग रहा था मानो एल्डर लॉन्ग और एल्डर हुआंग सत्ता के मामले में दुनिया को आपस में बांट रहे हों। तुम्हें कैसे पता? वांग जी ने अविश्वास से अपनी बहन की ओर देखा। ये मेरू के स्वभाव को देखते हुए वह हुआंग शिनलोन को कैसे पसंद कर सकती है? क्या तुम भूल गए हो कि मैं हुआंग सुए की सहपाठी और सहकर्मी हूँ? वो इन दिनों उदास है। जब मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि उसके भाई ने एक पुरानी जूती से शादी कर ली है जिसके बारे में उसके सभी दोस्तों को पता है। इसका झो मिकान से क्या संबंध है? हुआंग शिनलोंग से शादी करने के लिए ये मेरू की शर्त ये थी कि वह हुआंग परिवार से झो परिवार का नाम साफ करने और झो पिता और पुत्र को रिहा करने में मदद करने के लिए कहे। और फिर एल्डर हुआंग मान गए। छी, वांग यू ने अपनी भौहें उठाई। क्या उसके पास इतना दबदबा है? हुआंग शिनलोंग ने तो इस शर्त पर सहमति जताई थी कि वह पहले उससे शादी करे और फिर वह उसकी मदद करेगा। ये दोनों तो सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। वांग जी ने हंसते हुए सिर हिलाया। अफसोस, ये मेरू ने इस बार गलत अनुमान लगा लिया। मिकान अब उसकी शुक्रगुजार नहीं होगी। एक समय वह उससे बहुत प्यार करता था, अब जब उसने उसके लिए ये किया है तो क्या वह आभारी नहीं होगा? वांग यू उलझन में दिखी। अगर नहीं तो क्या ये बहुत निर्दयी नहीं होगा? मिकान के साथ उसने जो किया उसके बाद भी अगर मिकान उससे प्यार करता है, उसके प्रति कृतज्ञ महसूस करता है, तो मिकान का दिमाग खराब हो चुका होगा और उसे सुधारा नहीं जा सकेगा। वांग जी ने उग्र स्वर में कहा, उस तरह की औरतें हमेशा इतनी आत्मधर्मी होती हैं। भाई, तुम ये मेरू से इतनी नफरत क्यों करते हो? वांग यू ने वांग जी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, क्या उसने कुछ ऐसा किया जिससे तुम नाराज हो गए? क्या तुम बस उसके कर्मों का फल मिलने का इंतजार कर रहे हो? जारी अध्याय 410, अध्याय 280, घर वापसी। एक और अपडेट, क्या ये थोड़ा अप्रत्याशित नहीं है? योजक चिन्ह। हाँ, उसने मेरे साथ कुछ गलत किया था। असल में वांग यू अपने बड़े भाई की परीक्षा लेने के लिए मजाक कर रही थी। अपने भाई की बात सुनकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और झट से पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? क्या वह भी तुम्हें पसंद करती थी? वांग जी ने चुपके से अपनी पत्नी सू मेई की ओर देखा। उसे अपने बेटे और अपनी सास से बात करने में व्यस्त देखकर उसने राहत की सांस ली और अपनी बहन को घूरते हुए चेतावनी दी, तेरी भाभी यही है, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या ये सच हो सकता है? वांग यू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने चारों ओर देखा, पाया कि सभी अपनी अपनी बातचीत में व्यस्त थे और उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर उसने वांग जी को छेड़ते हुए कहा, भाई, मुझे इसके बारे में बताओ, बस धीरे बोलो, कोई सुन नहीं लेगा। ये बात वांग जी के दिल में कई सालों से दबी हुई थी और उसे बेचैन कर रही थी। साथ ही बचपन से ही वह अपनी बहन के बहुत करीब था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने कहा, झो मिकांग और वह विदेश जाने से पहले उसने चुपके से मुझसे संपर्क किया और कहा कि वह मुझे पसंद करती है। उसे उम्मीद थी कि मैं एक असली मर्द की तरह व्यवहार करूंगा और हिम्मत करके उसे अपने साथ ले आऊंगा। मैंने इसे गंभीरता से लिया। आप जानते हैं, मैं तब जवान था और उस उम्र में था जब मुझे विपरीत लिंग के बारे में बहुत जिज्ञासा होती थी। जब उसने ऐसा कहा तो मेरी आत्मसंतुष्टि हुई। मैंने दरअसल झो मिकांग से बात करने का फैसला किया था, लेकिन उसकी प्रेमिका को चुराने के लिए नहीं, बल्कि मुझे लगा कि बिना प्यार के साथ रहना दुखद है। लेकिन जब मैं झो मिकान से मिलने ही वाली थी, तभी मैंने ये मेरू को मेई हितों से ठीक वही बात कहते हुए सुन लिया। क्या आप जानते हैं कि उस पल मुझे कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई मक्खी निगल ली हो। इसी वजह से मैंने झो मिकान से कहा था कि ये मेरू उसके लिए उपयुक्त नहीं है, ये मेरू के साथ रहने से वह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस समय झो मिकान ने मेरी बात नहीं सुनी। अंततः उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे भी ये मेरू पसंद है। उस सवाल ने ही मुझे तोड़ दिया। दरअसल उसके साथ मेरा बाद में हुआ भयंकर झगड़ा मुख्य रूप से अपराधबोध के कारण ही था, और बाद में उनसे संपर्क न करना भी अपराधबोध के कारण ही था। बाद में जब मैंने उनसे संपर्क किया भी, तो दिल में उस झिझक को दूर न कर पाने के कारण पहले जैसी स्थिति में लौटना बहुत मुश्किल था। मैं झो मिकान के स्वभाव को जानती हूँ। अगर मैं पहल नहीं करूंगी तो वह कभी भी सुलह की पहल नहीं करेंगे। लेकिन लगता है मैं फिर गलत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज वह खुद माफी मांगने आएगा। मुझे उसकी नई पत्नी के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। वांग यू मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी जिज्ञासा हो रही है। एक अच्छी स्त्री पुरुष को खुले विचारों वाला बना सकती है। उसने जरूर एक अच्छी स्त्री से ही शादी की होगी। थोड़ा सोचने के बाद उसने पूछा, ये मेरू की शादी के बारे में क्या तुम्हें उसे बताना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, वांग जी ने सिर हिलाते हुए कहा, इस बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। उसका अपना परिवार है। ये मेरू ने उसकी कैद के दौरान उससे मुलाकात की थी, लेकिन उसने अंततः हुआंग उपनाम वाले एक व्यक्ति से शादी कर ली, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि झो मिकांग ने ये मेरू को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। जब ऐसा है तो हमें किसी और के रिश्ते को बर्बाद करने जैसा घिनौना काम क्यों करना चाहिए? चाहे झो मिकांग ये मेरू का आभारी हो या न हो, ये जानकर कि ये मेरू उसके लिए एक बुरी तरह से विकृत व्यक्ति से शादी करने को तैयार है, वह अपराधबोध से मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन ये मेरू को मैं जिस तरह से जानता हूँ, उससे मुझे लगता है कि वो यही चाहती है कि झो मिकान को उसके लिए जीवन भर पछतावा होता रहे।
वो ऐसी ही है, अगर उसे ऐसा नहीं मिला तो वो इसे बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। भाई के तर्क के अनुसार वांग यू ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, ये मेरू गुमनाम नायिका की भूमिका तो बिल्कुल नहीं निभाएगी। हम कुछ नहीं कहेंगे और वह खुद ही बोल पड़ेगी। तो क्या आपको झो मिकान को चेतावनी दे देनी चाहिए ताकि वही मेरू के जाल में न फंस जाए। कुछ देर बाद वांग जी ने सिर हिलाते हुए कहा, उसे इस मामले से खुद निपटना होगा, हमें बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं बस आपको याद दिलाना चाहता था, आप जो भी फैसला करें वह आप पर निर्भर है। वांग यू ने एक हल्की आह भरते हुए कहा, हम सचमुच मूली खाने जैसी छोटी छोटी बातों पर चिंता कर रहे हैं, जबकि हमारे परिवार की स्थिति झो परिवार से कहीं ज्यादा खराब है। अफसोस, चलिए अपने मामलों पर ही ध्यान दें। हमारे परिवार में भी ज्यादा कुछ जानने लायक नहीं है। बस काम पर ध्यान दो और किसी और बात की चिंता मत करो। हमारे परिवार की नाजुक स्थिति अपने आप में सब कुछ बयां करती है। ज्यादा सोचने से सिर्फ और ज्यादा परेशानी ही होगी। हम तो ऐसा सोचते हैं, वांग यू ने अपने दादाजी की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन शायद उन दोनों परिवारों की सोच अलग हो। फिर भी बाहरी लोगों के लिए हम अब भी एक ही वांग परिवार हैं। वांग जी ने अपनी बहन की ओर भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम उनके मामलों को संभाल सकती हो। मैं नहीं कर सकता, तो फिर बात यही खत्म। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते और फिर भी दखल देने की कोशिश करते हो तो नतीजा यही होगा कि जितना ज्यादा तुम शामिल होगे मामला उतना ही पेचीदा और गंभीर होता जाएगा। आह, वांग जी ने आह भरी और बात बदलते हुए कहा, मैं सच में बहुत नर्म दिल हूँ। जब मैं दादाजी के साथ सिटी से निकली थी तो मैंने कसम खाई थी कि मैं झो मिकान को आसानी से माफ नहीं करूंगी, लेकिन उसके कुछ ही शब्दों ने मुझे उससे नाराज कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा उससे कोई सुलह नहीं हुआ है। ये जानते हुए कि उसका भाई उसके परदादाओं के मामलों में दखल नहीं देना चाहता, उसने जानबूझकर यह मुद्दा उठाया ताकि वांग यू वान परिवार के भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचे। अपने भाई की बात मानते हुए उसने सुझाव दिया, तो जब वह जेल से बाहर आए तो उसे पीट पीट कर खुद को तसल्ली दे देना। तुम्हें लगता है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। वांग जी ने उपहास करते हुए कहा। अचानक उसे झो मिकान के कारावास के दौरान किए गए वीरतापूर्ण कार्य याद आ गए और उसने अपनी बहन को उनका वर्णन करना शुरू कर दिया। जब झो जिनपिंग और झो मिकान ओल्ड मास्टर झो के अध्ययन कक्ष से बाहर आए तो 40 मिनट बीत चुके थे और वांग यू की आंखें चमक रही थी क्योंकि वह झो मिकान को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह उस पर झपटकर उसे काट लेना चाहती हो। उसकी निगाहों को भांपते हुए बूढ़े मास्टर वांग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और धीरे से खांसते हुए कहा, श्याओमी, अगली बार जब तुम आओ तो अपनी पत्नी को साथ लाना और दादाजी को उससे मिलवाना। झो मिकान एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ। वांग यू ने अपने दादाजी को झुंझलाहट से घूर कर देखा। वह तो बस इस बात की तारीफ कर रही थी कि उन्होंने बदमाशों को कैसे बुरी तरह पीटा। ठीक है, उसे शादीशुदा मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नहीं, झो बाप बेटे के जाने के बाद वह अपने दादाजी से गंभीरता से बात करने वाली थी। अपनी ही पोती के साथ ऐसा अन्याय करना कतई जायज नहीं था। कहते हैं कि घर के पास आते ही इंसान में डर का भाव बढ़ जाता है, लेकिन झो मिकांग और झो जिनपिंग के लिए तो ये कुछ ऐसा था जैसे घर के पास आते ही उनमें डर पैदा हो गया हो। जैसे ही गाड़ी आंगन में दाखिल हुई, पिता और पुत्र के दिल जोर से धड़कने लगे। ड्राइवर लॉन्ग शियांगजुन, जिसने पूरी यात्रा के दौरान गंभीर चेहरा बनाए रखा था, अब हल्की सी मुस्कान बिखेर रहा था। पूरी यात्रा के दौरान पिता और पुत्र के प्रति उसका अच्छा प्रभाव पड़ा था और उसने पिता के उनके प्रति स्नेह को भी भांप लिया था। जब उसने उन्हें वान परिवार के घर छोड़ा तो उसने गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी कर दी ताकि संवेदनशील समय को देखते हुए वे बाकी का रास्ता पैदल चल सकें। वान परिवार के घर जल्दी पहुंचना दिखावा लग सकता था, लेकिन वह इतना भी लापरवाह नहीं था। शुरू में उसने सोचा था कि इसके निहितार्थों को देखते हुए झो पिता और पुत्र ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ही रुकेंगे, हालांकि वे 40 मिनट से अधिक समय तक रुके रहे। एक ऐसा तथ्य जिससे उसे न केवल कोई आपत्ति नहीं थी बल्कि वह वास्तव में इसका सम्मान करता था। जो व्यक्ति रिश्तों को महत्व देता है वही मित्रता के योग्य होता है। वान परिवार के घर पर हॉल में बूढ़े मास्टर झो, बूढ़ी मैडम झो, बूढ़े मास्टर वान, बूढ़े मास्टर जिंग, बूढ़ी मैडम जिंग और चुक्सिया के माता पिता माचिस की डिब्बियों को चिपका रहे थे और चुक्सिया बड़े करीने से हर एक को थैलों में पैक कर रही थी। इस घंटे में मैंने 100 बना लिए हैं, बूढ़े उस्ताद झो ने समय देखते हुए गर्व से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे खुरदुरे हाथ इतने कुशल हो जाएंगे। ये तो कम नहीं है, तुमने काफी सुधार किया है, बूढ़े उस्ताद वान ने गिनते हुए कहा। मैंने इस घंटे में 120 बनाए, कल से 10 ज्यादा, लेकिन तुम्हारी प्रगति जितनी तेज नहीं। बूढ़े मास्टर झो अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे और फिर अपनी पत्नी की ओर मुड़कर बोले, तुमने कितनी बनाई। 130, बूढ़ी मैडम झो ने गर्व भरी नजर से कहा। मेरा क्या, आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं। बूढ़े मास्टर जिंग ने जल्दी से हाथ उठाया। मैंने 200 बनाए हैं, आप सबसे ज्यादा, हा हा हा। जब सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे तो बूढ़ी मैडम जिंग ने उपहास करते हुए कहा, उसकी बात मत सुनो, ये हम दोनों का मिलाजुला काम था। बूढ़े मास्टर जिंग ने अचानक अपनी शेखी बघारना बंद कर दिया और अपनी पत्नी को घूरते हुए कहा, परेशान करने वाली बात है, क्या तुम उन्हें थोड़ी देर मेरी तारीफ करने नहीं दे सकती। मुझे सच बताने से पहले इस पल का आनंद लेने दोगी। ओह ठीक है, बूढ़ी मैडम जिंग ने बूढ़ी मैडम झो की ओर हंसते हुए कहा। भाभी, अब आपको यकीन हो गया होगा कि घर पर मैं ही उसे ज्यादा लाड प्यार करती हूँ, है ना। लिन बाओहे और झाओ युलान ने कितनी कमाई की, इस बारे में चर्चा करने से आपको बचना नहीं चाहिए। बूढ़ी मैडम झो ने लिन बाओहे और झाओ युलान की ओर देखते हुए कहा। आप दोनों को छोड़कर बाकी सबने अपनी अपनी गिनती बता दी है। मैंने गिना नहीं, झाओ युलान ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा। मैंने बस चिपकाया और चुक्सिया को उन्हें पैक करने के लिए दे दिया, मुझे नहीं पता कितने थे। मेरी भी यही हालत है, लिन बाओहे ने भी शर्मिंदा होते हुए कहा। तुम दोनों ने इन्हें जल्दी से पैक कर लिया क्योंकि तुम्हें डर था कि हम बूढ़े लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी, है ना। बूढ़ी मैडम झो ने चुक्सिया की ओर देखा। चुक्सिया, कुल कितने हैं। हमने तो कुछ भी पैक नहीं किया, तुमने तो सिर्फ अपने माता पिता के ही पैक किए हैं, हमें संख्या बताओ। 1200, चुक्सिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। दादाजी, दादी जी, क्या अब आप चौंक गए। झाओ युलान ने झट से कहा, इस बच्चे, अपने माता पिता और दादा दादी की उम्र तो देखो।
वैसे भी तुम्हारे माता पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, तो वे विद्वान दादा दादी से कैसे तुलना कर सकते हैं? विद्वानों के हाथ लिखने के लिए होते हैं, माचिस की डिब्बी चिपकाने के लिए नहीं। ये दंपत्ति तो बहुत ही सभ्य हैं। बूढ़ी मैडम जिंग ने जीभ चटकाते हुए बूढ़ी मैडम झो की ओर देखा। इतनी अच्छी बहू से शादी करना और इतने अच्छे रिश्तेदार होना, आप वाकई भाग्यशाली हैं। जी हाँ, हम अपनी किस्मत को संजोते हैं, बूढ़ी मैडम झो हंसते हुए बोली। मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर हमें खाने के लिए माचिस की डिब्बियों को चिपकाना भी पड़े तो भी मैं खुश रहूंगी। बूढ़े मास्टर झो ने अपनी पत्नी की ओर बड़े ही शान से हाथ हिलाते हुए कहा, छोड़ो भी, अगर युलान और बावहे न होते तो तुम माचिस की डिब्बी चिपकाकर भी भूखी मर जाती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब हम गोंद लगाएं तो वे मेरे साथ रहें, मेरा साथ दे। बूढ़ी मैडम झो ने लिन बावहे और झाओ युलान की ओर देखते हुए कहा। बावहे, युलान, आपको मेरी बात से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? झाओ युलान मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल नहीं, आंटी झो का हमसे समर्थन मांगना ये दर्शाता है कि वह हमसे प्यार करती हैं, मैं इस दर्द को समझती हूँ। द्वार पर खड़े होकर हॉल में व्याप्त आनंदमय दृश्य को देखते हुए झो जिनपिंग और झो मिकान के दिलों में तुरंत गर्माहट भर गई। अध्याय 411, अध्याय 281, एक परिवार के लिए खुशी, दूसरे के लिए दुख। पहली घड़ी आ गई, वाकई दुखद। बार बार संशोधन करने के बाद अंत में सब कुछ दोबारा टाइप करना पड़ा। योजक चिन्ह। चुक्सिया ने सबसे पहले झो जिनपिंग और झो मिकान को दरवाजे पर खड़े देखा, उसकी आंखें तुरंत खुशी से भर उठी। पापा। जब वह झो मिकान के पास पहुंची तो वह हिचकिचाई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पुकारे, इसलिए उसने बस कुछ बुदबुदाया और बात को टालते हुए बोली, आप वापस आ गए। अपनी बेटी की पापा की आवाज सुनकर लिन बावहे ने सहज ही ऊपर देखा, फिर उत्साहित चेहरे के साथ उठ खड़े हुए। मेरे प्यारे प्यारे रिश्तेदारों, आप आखिरकार वापस आ ही गए। उनके उठने से माचिस की डिब्बियों का ढेर जमीन पर बिखर गया। सिर झुकाए अपने गहरे विचारों में डूबी हुई झाओ युलान अविश्वास से उसके हाथ जकड़े हुए ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, फिर झट से उठी और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। माँ, युलान युलान, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ पल के लिए कमरे में अफरा तफरी मच गई। लंबे समय से प्रतीक्षित मिलन की उदासी और खुशी पल भर में गायब हो गई। चुक्सिया कमरे से बाहर भागी, लेकिन झो मिकान ने उसे पकड़ लिया। मैं डॉक्टर को ढूंढने जाता हूँ, इतना कहकर वह झट से गायब हो गया। झाओ युलान को लिन बावहे ने होश में लाया, जो उसके मुख के ऊपरी भाग को चुपकी से दबा रही थी। युलान, क्या तुम्हें ठीक से दिखाई दे रहा है? लिन बावहे ने झाओ युलान के चेहरे के सामने अपना बड़ा हाथ हिलाते हुए पूछा। मैं अंधी नहीं हूँ, झाओ युलान ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। सबकी चिंता भरी निगाहों को देखकर उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस बहुत देर तक बैठी रही और जल्दी से उठ गई। वह उठने की कोशिश करते हुए बोली। लिन बावहे ने उसे नीचे दबाते हुए कहा, दिखावा करना बंद करो कि तुम ठीक हो, बस सच में ले जाओ। अब जब बड़े भाई झो और शियाओ झो वापस आ गए हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने शर्मिंदा होकर सबकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, वह इतनी चिंतित थी कि सो नहीं पा रही थी, रात में उठकर माचिस की डिब्बी चिपका रही थी और किसी की बात नहीं सुन रही थी। कोई गंभीर बात नहीं है, बस नींद पूरी नहीं हुई है। ओह, बूढ़ी मैडम झो ने गहरी आह भरी। आगे बढ़कर सोफे के सामने घुटने टेककर झाओ युलान का हाथ पकड़ा और कहा, आपको इतनी चिंता और डर देने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। मैं धन्यवाद नहीं कहूंगी क्योंकि यह औपचारिकता लगती है। अब से आप शाओमी के माता पिता समान हैं, जैसे वह अपने माता पिता के साथ व्यवहार करता है और उसे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर उसने कभी भी इससे कम व्यवहार किया तो मैं उसे सुधारने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। चुक्सिया भी बीच में घुस आए और घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर आत्मदोष के भाव थे, इसीलिए माँ मेरे साथ एक ही कमरे में सोना नहीं चाहती थी। मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं। माँ, क्या आपको अभी भी चक्कर आ रहे हैं? आप क्या खाना चाहेंगी? मैं आपके लिए बना देती हूँ। हे, झाओ युलान खुशी से हंस पड़ी। मेरी बेटी सचमुच बड़ी हो गई है, अब उसे दूसरों की देखभाल करना आता है। अगर तुम मेरी देखभाल न करो तो माँ को इतनी चिंताएं नहीं होंगी। मैं तो बहुत पहले ही बड़ी हो गई थी, बस माँ को पता ही नहीं चला। चुक्सिया ने रसोई की ओर मुड़ते हुए कहा। वहाँ भाभी इन बाजरे और खजूर की दलिया पका रही थी। उन्होंने चुक्सिया को देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। चुक्सिया ने तुरंत कहा, धन्यवाद भाभी इन, मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? भाभी इन ने उन्हें गर्म पानी का एक प्याला देते हुए कहा, पहले युलान को थोड़ा पानी पिला दो, दलिया थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं ले आती हूँ। चुक्सिया ने उसे धन्यवाद दिया और बाहर कदम रखा। तभी उसने देखा कि झो मिकान लगभग 40 साल के एक दुबले पतले आदमी को घसीटते हुए कमरे में ला रही है और सीधे सोफे की ओर बढ़ रही है। चाचा वान, कृपया मेरी सास की जांच करें और पता लगाएं कि आखिर मामला क्या है। अंकल वान के नाम से मशहूर उस शख्स ने खुद को संभाला और फिर सीने पर हाथ फेरते हुए जोर जोर से सांस लेने लगा। झो जिनपिंग तुरंत आगे बढ़कर उसकी पीठ से हिलाने लगा। वांग जून, तुम्हें सच में और ज्यादा कसरत करनी चाहिए। शाओमी तुम्हें यहाँ लेकर आई है और तुम अभी से हौंफ रहे हो, तुम कितने कमजोर हो। सांस लेने के बाद वांग जून ने झुंझलाते हुए झो जिनपिंग की ओर इशारा किया, फिर झाओ युलान की ओर मुड़कर कहा, जीभ बाहर निकालो, मुझे देखने दो। इसके बाद उन्होंने उसकी पलकें जांची, रक्तचाप मापा, नाड़ी जांची और खड़े होकर कहा, देर रात तक जागने और अत्यधिक चिंता करने से तुम्हारा शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर हो गया है। मेरा सुझाव है कि अस्पताल में पूरी तरह से जांच करवा लो, मरीज को अनीमिया होने की संभावना है। मैं गाड़ी स्टार्ट करने जाता हूँ। चुक्सिया, माँ की मदद करो, झो मिकान ने निर्देश दिया और मुड़कर जल्दी से बाहर चला गया। चिंता से भरी झाओ युलान ने बीच में दखल देते हुए कहा, शाओ झो, रुको, मैं ठीक हूँ, बस ठीक से सो नहीं पा रही थी और खा भी नहीं पा रही थी। तुम सब वापस आ गए हो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। जाकर देखने से मुझे तसल्ली मिलेगी। झो मिकान ने ये वाक्य कहा और गायब हो गई। यहाँ शांति देखकर एल्डर वान ने लॉन्ग जियांगजुन को अध्ययन कक्ष में खींच लिया। बेशर्म बच्चा, वांग जून ने गुस्से से झो जिनपिंग को धक्का दिया, तुम्हारे बेटे को सबक सिखाने की सख्त जरूरत है। मैं तो बस चाय का आनंद ले रहा था कि वो अचानक बवंडर की तरह अंदर आया, मेरा मेडिकल किट छीन लिया और मुझे घसीटकर बाहर ले गया। भला ऐसा कौन करता है? झो जिनपिंग ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। हम सब कभी न कभी उस उम्र से गुजरे हैं, आपको ज्यादा समझदार होना चाहिए, है ना?
क्या? वांग जून ने अपनी भौहें उठाई। तुम वापस आ गए। तुम दोनों सचमुच वापस आ गए। झू जिनपिंग ने झुंझलाहट से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा दिमाग किस काम का है? वांग जून ने गुस्से से उसकी ओर घूरते हुए कहा, अभी तो मैंने अपना संयम भी नहीं संभाला था कि लाओसान मुझे घसीटकर यहाँ ले आया। अब भी तुम मुझसे ये पूछने की हिम्मत कर रहे हो कि मेरा दिमाग किस काम का है? ठीक है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना बंद करो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झाओ युलान अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। उसने चुक्सिया को आगे धकेलते हुए कहा कि वह बाहर जाकर झो मिकान को सब कुछ समझाए और कुछ दिनों बाद इस बारे में और बात करे। लेकिन लिन बाओहे ने उसे जबरदस्ती ऊपर खींच लिया और कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि शियाओ झो का स्वभाव कैसा है। चुक्सिया उसे कैसे मना पाएगी? बच्ची पर इतना दबाव मत डालो, चलो जाकर देखते हैं, इससे सबको तसल्ली मिलेगी। बूढ़ी मैडम झो ने भी उसे दरवाजे की ओर धकेलते हुए कहा, हाँ बाओहे सही कह रही है। हमें सचमुच राहत तभी मिलेगी जब हम खुद जाकर देखेंगे। चलो चलें, चलो चलें। बूढ़ी मैडम जिंग ने भी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा, बीमारी में देरी नहीं करनी चाहिए। मामूली बीमारी भी गंभीर हो सकती है, जल्दी करो और चलो। तो फिर कल कैसा रहेगा? ये झाओ युलान ने हॉल के आधे से ज्यादा हिस्से में फैली माचिस की डिब्बियों की ओर इशारा करते हुए कहा, चलने से पहले मैं इन्हें पैक कर लूं। बूढ़ी मैडम झो ने बीच में ही टोकते हुए कहा, यह इतना जरूरी नहीं है, हम इन्हें बाद में पैक कर सकते हैं। झाओ युलान के पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और लिन बाओहे और चुक्सिया ने उसे अनिच्छा और अनिच्छा से दोनों ओर से बाहर खींच लिया। जैसे ही उनकी आकृतियां ओझल हुई, झू जिनपिंग ने हॉल में बिखरे हुए ढेर की ओर इशारा करते हुए पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये व्यर्थ के विचारों से बचने के लिए है या कुछ और? इस बार बाओहे और युलान की बदौलत बूढ़े मास्टर झो ने अपने बेटे को पिछले कुछ दिनों की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया और अंत में कहा, अगर हम परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए इस तरह के जीवन यापन पर निर्भर होते तो हम पांचों बाओहे और युलान के बराबर भी नहीं होते। ये दंपति वाकई चीजों को संभालना जानते हैं और चुक्सिया भी काबिल है। ये परिवार वाकई बेदाग है। ध्यान से सुनने वाले वांग जून ने टिप्पणी की, इस बच्चे की नजर वाकई तेज है। अंत में सबसे अच्छे को चुनना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जो परिवार तुम्हारे साथ इतने बुरे समय में साथ दे सकता है, तुम्हें भविष्य में उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत है? झू जिनपिंग ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। जाओ अपने काम से मतलब रखो, उन चीजों के बारे में चिंता करना बंद करो जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, शाओमी के परिवार का व्यवहार अच्छा रहा है, इसलिए मैं उनकी पिछली बदतमीजी को दिल पर नहीं लूंगा, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जब आप लोग ठीक से बस जाएंगे तो आपको हमारे परिवार को दावत देनी होगी, वांग जू ने इत्मीनान से बाहर निकलते हुए कहा। उसके जाते ही एल्डर वान और लॉन्ग शियांगजुन अध्ययन कक्ष से बाहर आए। मुझे अब वापस जाना होगा, लॉन्ग शियांगजुन ने सबको सिर हिलाकर कहा और फिर पीछे मुड़े बिना चले गए। झो जिनपिंग ने बूढ़े मास्टर झो और बूढ़ी मैडम झो से फुसफुसाते हुए कहा, क्या आपको नहीं लगता कि उसका अभिमानी व्यवहार बिल्कुल शाओमी जैसा है? दोनों बुजुर्गों ने एक साथ उसे घूर कर देखा। वह अपने ही बेटे के बारे में इस तरह कैसे बोल सकता है? घर आपको कल लौटा दिया जाएगा। सबके बैठ जाने के बाद बूढ़े मास्टर वान ने झो पिता और पुत्र की ओर देखा और पूछा, क्या आप यानकी और बाकी लोगों को अभी लेने जा रहे हैं या कल? चलिए अब हम पहले से तैयारी कर सकते हैं और जल्दी से सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं। झो जिनपिंग खड़े हो गए। बूढ़े मास्टर झो और बूढ़ी मैडम झो को भी उठते देख उन्होंने उन्हें रोकते हुए कहा, पिताजी माताजी, बेहतर होगा कि आप न जाएं। शाओमी को वापस बुलाए और उसे चुक्सिया को भी साथ लाने के लिए कहिए। यानकी उसे देखे बिना चैन से नहीं बैठ पाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ो। लिन यानकी और अन्य लोगों के कल ही आने की बात याद करते हुए बूढ़े मास्टर झो और बूढ़ी मैडम झो ने संक्षेप में विचार विमर्श किया और अपने बेटे के सुझाव से सहमत हो गए। जहां एक ओर झो परिवार ने वापसी की उल्टी गिनती शुरू कर दी, वहीं दूसरी ओर शियाओ परिवार ने स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्य की उल्टी गिनती शुरू कर दी। एल्डर वान के हटने और वान गुट के कुछ सदस्यों को आंशिक रूप से शामिल करने से स्थिति तुरंत उलट गई। कभी संघर्षरत रहा लॉन्ग गुट अब हुआन गुट के लिए एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरा और निर्णायक बढ़त हासिल कर ली। जियाओ बिंकी ने परिस्थितियों में आए बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया। शीर्ष स्तर की प्रतियोगिताओं में जीवन या मृत्यु का मामला नहीं होता, लेकिन उनके स्तर पर विवादों को शांत करने के लिए उन्हें एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए जाने की संभावना थी। मेरे पिता और पुत्र वर्षों से हुआन गुट के साथ खड़े रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से लॉन्ग गुट का साथ दिया। उन्हें लगा था कि मेरे परिवार के इस विश्वासघात से उच्च अधिकारियों द्वारा उनका महत्व बढ़ेगा, फिर भी उन्हें अपेक्षित पदोन्नति नहीं मिली। उच्च अधिकारियों से संपर्क करना तब तक मना था जब तक कि कोई आपात स्थिति न हो, लेकिन उसे इस वर्जना की कोई परवाह नहीं थी और उसने उनका नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने उसे ठंडे लहजे में बताया कि वह जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा था वह वहां नहीं था। परित्याग के स्पष्ट संकेत को भांपते हुए वह गर्म तवे पर बैठी चींटी की तरह बेचैन था और इंतजार न कर पाने के कारण अपने अभी भी ठीक हो रहे घावों के बावजूद वह चुपचाप अस्पताल से निकल गया और राजधानी की ओर गाड़ी चलाकर चला गया। 3 घंटे बाद जब वह धूल से सना हुआ और थका हुआ अपने परिचित निवास पर पहुंचा, तो उसने सोचा कि जिस व्यक्ति से वह मिलना चाहता था उससे मिलने में कुछ प्रयास करना पड़ेगा। अप्रत्याशित रूप से 5 मिनट बाद ही वह उनकी मेज के सामने बैठा था। अपने से काफी छोटे कद के व्यक्ति की घूरती निगाहों को देखकर वह जैसे कांटों पर सवार हो गया हो, वैसे ही सहम गया और अनजाने में पीछे हट गया। युवा स्वामी हुआंग, आप मुझे जानते हैं, मैं सचमुच पूरे दिल से वफादार रहा हूँ। इतनी निष्ठा के साथ तुम इतने सारे सबूत छोड़ जाते हो। हुआंग शिनजियांग ने दस्तावेजों का एक मोटा बंडल उसके सामने फेंकते हुए कहा, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम इस तरह से काम करते हो। असमंजस में डूबा हुआ वह दस्तावेजों को पन्ने दर पन्ने पलटता गया और उसका दिल और भी ज्यादा डूबता चला गया। इस बारे में बात करना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उसे पहले ही बेकार मान लिया गया था। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने उस आदमी की ओर देखा और कहा, मैंने आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अब मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि यह सब किसने करवाया। हुआंग शिनजियांग ने आराम से पीछे झुकते हुए कहा, आप मानते हैं कि यहाँ सब कुछ सच है ना? हाँ, इतने पुख्ता सबूतों के आधार पर वह इसे कैसे नकार सकता था?
जाध्याय 412 अध्याय 282 सास। दूसरी घड़ी आ गई। पिता पुत्री झो मिकान और चुक्सिया झाओ युलान को 401 में लेकर सीधे जिंगजे के कार्यालय गए। उस समय चुक्सिया को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसकी पहचान उजागर होगी या नहीं। शुरू में तो वह इस तयशुदा शादी के लिए बहुत अनिच्छुक थी और उसे कुछ हद तक उम्मीद थी कि दूसरों को इसके बारे में पता न चले। लेकिन अब अपने सारे अनुभवों के बाद उसे लगभग यकीन हो गया था कि वह अपना जीवन झो मिकान के साथ ही बिताएगी, इसलिए अब इसमें कोई झिझक की बात नहीं थी। सर्जरी पूरी कर चुके जिंगजे चाय की चुस्की ले रहे थे, तभी दरवाजे पर अचानक झो मिकान को देखकर उन्होंने मुंह भर चाय थूक दी। पानी भरते हुए झुके हुए चेंग गुओ ने दरवाजे की आवाज सुनी और ऊपर देखा तो उसे अपने नितंबों पर गर्माहट महसूस हुई। हाथ से छूने पर वह चुप हो गया। चुक्सिया और झो मिकान को एक साथ आते देख वू जिंगबो भी थोड़ी हैरान रह गई। होश में आने पर उसने देखा कि चेंग गुओ अपने पीछे के हिस्से को छू रहा है, जो नक्शे जैसा लग रहा था, और पफ की आवाज के साथ वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। सबसे आगे खड़ी चुक्सिया ने सारा दृश्य स्पष्ट रूप से देख लिया था। वह झट से मुड़ी और खिले हुए फूल जैसी मुस्कान के साथ अपने माता पिता की ओर देखने लगी। वह इस तरह प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती थी, लेकिन स्थिति इतनी हास्यास्पद थी। झाओ युलान और लिन बाओहे सभ्य स्वभाव की थी। उन्होंने अपने होंठ कसकर बंद कर रखे थे और हंसी रोकने की कोशिश में उनके चेहरे लाल हो गए थे। झो मिकांग ने भावहीन चेहरे के साथ चेंग गुओ के शरीर पर एक नजर डाली और मानो कुछ देखा ही न हो। जिंगजे की ओर मुड़कर कहा, मेरी माँ आज अचानक बेहोश हो गई, उन्हें पूरे शरीर की जांच की जरूरत है। कृपया हमारे लिए इसकी व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है। जिंगजे, जो पहले से ही यह न जानने के कारण असहज महसूस कर रही थी कि क्या कहे, जल्दी से खड़ी हो गई, झाओ युलान की ओर देखा और कहा, आंटी कृपया मेरे साथ आइए। चेंग गुओ ने वू जिंगबो को इशारे से संकेत दिए। इस समय उनकी उपस्थिति उनके लिए उनका पीछा करने में वाकई असुविधाजनक थी। दो शिष्य मौजूद होने पर गुरु को ये सब काम क्यों करना चाहिए? शिक्षक जी, मैं जाती हूँ, वू जिंगबो ने कहा। वह चुक्सिया और इन लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में सोच रही थी, जिसके कारण उसका ध्यान भटक गया था। दरअसल उसे पहले से ही सच्चाई का कुछ अंदाजा था। पिछली बार जब वह जिंग परिवार से मिलने गई थी, तो उसने माँ बेटी को लिन चुक्सिया को ढूंढते हुए सुना और जिंगजे को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने ध्यान से सुना और बात समझकर विषय बदल दिया। उसे लगा कि शिक्षक इस मामले में दखल नहीं देना चाहते और उन्होंने दोबारा इस बारे में बात नहीं की। लेकिन आज चुक्सिया और झो मिकान को एक साथ देखकर और झो मिकान को उस अधेड़ उम्र की महिला को माँ कहते हुए सुनकर उसे अचानक एक बात समझ में आ गई। उसे झो परिवार के साथ हुई हाल की घटनाओं, शियाओ परिवार और झो परिवार के बीच के संघर्ष और चुक्सिया के विवाह के लिए छुट्टी लेने की जानकारी थी। झो मिकान का भी हाल ही में विवाह हुआ था। इन सभी घटनाओं को आपस में जोड़ने पर सच्चाई सामने आ गई। झाओ युलान की सेहत को लेकर चिंतित चुक्सिया जाहिर है जिंगजे के कार्यालय में इंतजार नहीं कर सकी और बाहर निकलने ही वाली थी कि झो मिकान ने उसे रोकते हुए कहा, माँ के मामलों के लिए मैं हूँ। आप निर्देशक सोंग से मिलें। हालात की वजह से शादी की छुट्टी खत्म होने के बाद वह काम पर लौटने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। अब उसके लिए अपने शिक्षक से मिलना उचित था और यह जानते हुए कि नतीजे तुरंत नहीं मिलेंगे, चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं पहले शिक्षक से मिलूंगी, आप लोगों से बाद में बात कर लूंगी। उनकी बातचीत सुनकर वू जिंगबो को अब और अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी। उसकी नजरें तेजी से चुक्सिया और झो मिकान पर पड़ी। वह बधाई देना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। सोंग शियाओयू को चुशिया की पढ़ाई के लिए कक्षा 401 में वापस न लौट पाने की असमर्थता के बारे में अच्छी तरह से पता था और इस दौरान उसने जिंगजे को चुशिया के लिए अध्ययन सामग्री वापस ले जाने के लिए कहा था। इसलिए चुशिया द्वारा छुट्टी बढ़ाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी और उसे देखते ही उसने वांग जिंग को बाहर भेज दिया और फुसफुसाते हुए कहा, अभी यहाँ आना क्या खतरनाक नहीं है। चुक्सिया के दिल में एक सुखद अनुभूति हुई। पहले वह अपनी शिक्षिका को बहुत सख्त समझती थी, लेकिन वास्तव में वह बाहर से कठोर लेकिन अंदर से बहुत दयालु थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षिका जी, मेरे ससुर और झो मिकान वापस आ गए हैं। सच में? सोंग शियाओयू के होठों पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, वाकई कमाल है। यानकियू ने आखिरकार मुश्किलों का सामना कर लिया। अब देखते हैं वो औरत कैसे इतराती है। कौन सी औरत? चुक्सिया ने उलझन भरी निगाहों से सोंग शियाओयू की तरफ देखा। क्या कोई मेरी सास को परेशान कर रहा है? इस दौरान लिन यानकी उपनगर में रह रही थी और जब भी लौटती तो ऐसे बात करती जैसे सब ठीक हो। लेकिन अब जब सोंग शियाओयू ने इस बारे में बात की तो चुक्सिया को याद आया कि उसने लिन यानकी को सोच में डूबी हुई देखा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने सोचा था कि यह झो परिवार की परेशानियों की वजह से है और चूंकि सास बहू का रिश्ता इतना गहरा नहीं होता कि हर चिंता साझा की जा सके, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि झो परिवार की समस्याओं के अलावा कोई और वजह भी है। झो परिवार के पिता और पुत्र के वापस आने पर सोंग शियाओयू ने उससे कुछ छिपाया नहीं। तुमने जो घर किराए पर लिया था वह शियाओयू ने दिलवाया था। मकान मालकिन तुम्हारी सास की कट्टर दुश्मन किन शिया गई है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी सास को आराम से रहने देगी? अध्याय 413 अध्याय 282 सास अंडस्को 2। दादी के इतने सारे दुश्मन क्यों हैं? यह विचार चुक्सिया के मन में कौंध गया। सोंग शियाओयू ने आगे समझाते हुए कहा, किन शिया गई और झू शिनकिन बिल्कुल अलग मामले हैं। झू शिनकिन की आपकी सास के साथ प्रतिद्वंद्विता सरासर बचकाना व्यवहार है। अहम मौकों पर वह आपकी सास का साथ देगी, लेकिन किन शिया गई की कहानी बिल्कुल अलग है। वह तो जानी दुश्मन है। क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें बताया है कि शाओमी की नानी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी? चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है। किन जिया गई शाओमी की नानी की तरफ से उसकी चाची की बेटी है, जिसने शाओमी की नानी की तुलना में अधिक प्रभावशाली परिवार में शादी की थी। इसलिए शाओमी की नानी हमेशा अपने बच्चों को चाची के परिवार के बच्चों से मेलजोल बढ़ाने के लिए कहती थी। आप अपनी सास का स्वभाव तो जानती ही है ना? वो क्यों चापलूसी करेगी? एक बार उनका किन शियागई से झगड़ा हुआ था और गुस्से में आकर उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया था। और संयोगवश ये सब ठीक उसी लड़के के सामने हुआ जिसे किन शियागई पसंद करती थी। उसे लगा जैसे उसकी बहुत बेइज्जती हुई हो। उस समय तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में जब तुम्हारी सास चाची के घर पर थी
तो किन शिया गई और उसके भाई बहनों ने तुम्हारी सास को एक कमरे में बंद कर दिया और बेरहमी से उनकी पिटाई की। उसके बाद किसी ने भी आपकी सास के लिए न्याय की मांग नहीं की। उसके बाद से उन्होंने कभी भी शाओमी की चाची से मुलाकात नहीं की। हालांकि जब शादी का समय आया तो उन दोनों का फिर से आमना सामना हुआ। जिस आदमी से किन शियागे ने आखिरकार शादी की वह शुरू में तुम्हारी सास में दिलचस्पी रखता था। चुक्सिया की कम उम्र को देखते हुए सोंग शियाओ ने ज्यादा विस्तार से बात न करने का फैसला किया, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि चुक्सिया झो मिकान को सब कुछ बता देगी ताकि सही मौके पर वह अपनी पुरानी दोस्त का साथ दे सके। इसलिए विस्तार से बात न करते हुए उसने कहा, खैर उस परिवार में शादी करने के बाद से वह हमेशा तुम्हारी सास को अपने लिए कांटे की तरह देखती रही है। इन सभी वर्षों में आपकी सास की उनसे मुलाकात केवल नव वर्ष पर अपने मायके जाने के दौरान ही होती है। इसके अलावा वे शायद ही कभी एक दूसरे से बातचीत करती हैं। किसने सोचा होगा कि इस बार झो परिवार के दुर्भाग्य के बारे में जानने के बाद वह जानबूझकर आपकी सास के दुर्भाग्य में आनंद लेना चाहती थी, इसलिए उसने शियाओ बेंकी के साथ मिलकर शीकांग और आपके तीसरे चाचा को धोखा दिया। आजकल वह हर रोज उस हवेली का निरीक्षण करने जाती है, किसी को बाहर नहीं निकालती, बल्कि घर की मालकिन होने का फायदा उठाकर तुम्हारी सास को फर्श साफ करने और खिड़कियां पोंछने के लिए मजबूर करती है। अगर मेरी छुट्टी का दिन न होता जब मैं तुम्हारी सास से मिलने गई थी, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो किन शियागे के चंगुल में फंस गई है। आह, उस औरत ने तो हद ही कर दी है। दादी इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि उन्हें डर है कि किन शियागई सबको घर से निकाल देंगी, है ना? कुछ देर सोचने के बाद चुक्सिया समझ गई कि लिन यान की युवान परिवार के घर क्यों नहीं छिपी। उन दिनों भविष्य की तरह किराए की कोई पाबंदी नहीं थी, ऐसे खाली घर बहुत कम मिलते थे। उस समय झो परिवार की स्थिति ऐसी थी कि घर से निकाले जाने का मतलब बेघर होना था। क्या होटल में रुके? उनके पास जो थोड़े पैसे बचे थे उनसे वे कितने दिन का खर्च उठा सकते थे? बिल्कुल सही, किन शियागई ने चेतावनी दी थी कि अगर तुम्हारी सास ने घर छोड़ने की हिम्मत की तो वह तुरंत घर वापस ले लेंगी। सोंग शियाओ ने आह भरते हुए कहा, चुक्सिया तुम्हारी सास की जिंदगी वाकई आसान नहीं रही है। शिक्षिका, मैं समझ गई। भला मैं कैसे न समझूं? चुशिया को समझ आ गया कि सोंग शियाओ उसे ये सब क्यों बता रही थी। उसने तुरंत कहा, मेरे ससुर जी को अब तक आ जाना चाहिए था। मेरी माँ का चेकअप होते ही मैं और मिकान तुरंत वहां जाएंगे। अगर वो औरत वहां मिली तो मैं अपनी सास का बचाव जरूर करूंगी। तुम्हारी माँ कैसी हैं? सोंग शियाओयू ने सोचा था कि चेनशिया विशेष रूप से उससे मिलने आए हैं क्योंकि जो पिता और पुत्र घर लौट आए हैं, उसे यह एहसास नहीं था कि लिनयान की ससुराल वाले परेशानियों में हैं। शायद थोड़ी अनीमिया है, चुक्सिया ने सोंग शियाओयू को स्थिति विस्तार से बताई। उसकी बात सुनकर सोंग शियाओयू ने राहत की सांस ली। मजबूत शरीर भी इतना तनाव अनिश्चित काल तक सहन नहीं कर सकता। चिंता मत करो, अगर वह अच्छे से आराम करे तो तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। मुझे पता है, मेरी माँ हमेशा स्वस्थ रही है, कुछ नहीं होगा। चुक्सिया ज्यादा चिंतित नहीं थी क्योंकि उसके समय में प्रदूषण नहीं था। चलो मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलती हूँ। सोंग शियाओयू खड़ी हुई और चुशिया के साथ बाहर चली गई। ये सब खत्म होते ही जल्दी वापस आ जाना। सैद्धांतिक ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन असली मायने तो अभ्यास के हैं। चुक्सिया ने झट से सिर हिलाया। शिक्षक जी, मैं समझ गई। परिवार का सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद मैं तुरंत काम पर आ जाऊंगी। ये सोचकर कि उसके माता पिता ने अपना घर बेच दिया है, उसने धीरे से आह भरी। वह उनके साथ घर वापस जाने की सोच रही थी, लेकिन अब यह मुश्किल लग रहा था। सोंग शियाओयू ने सोचा कि वह अभी भी झोउ परिवार की स्थिति को लेकर चिंतित है, इसलिए उसने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शिक्षक, एक पल हिचकिचाते हुए चुक्सिया ने फिर भी अपने मन की बात कही। मुझे पता है कि मैंने जरूरत से ज्यादा छुट्टी ले ली है और मुझे ये भी पता है कि मुझे इस समय अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहिए, लेकिन मेरे माता पिता के लिए मैं ही उनकी इकलौती बेटी हूँ। वे मेरे कारण ही इतने समय से यहाँ रुके हुए हैं। हालात सामान्य होने के बाद वे अपने गृहनगर लौट जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना पैतृक घर बेच दिया है और मुझे तो अब शक होने लगा है कि कहीं उन्होंने वो जर्जर पुराना घर भी तो नहीं बेच दिया। अगर वे वापस चले गए तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। कुछ देर इंतजार करने और सोंग शियाओयू को चुप देखकर चुक्सिया ने एक और विनती की, शिक्षक जी, मैं वादा करती हूँ, जैसे ही मेरे माता पिता की समस्या हल हो जाएगी मैं अपनी मेहनत दोगुनी कर दूंगी। चुक्सिया को थोड़ा चिंतित देखकर सोंग शियाओयू मुस्कुराए और बोली, मैं इतनी भी बेवजह नहीं सोच रही। मैं तो यही सोच रही थी कि क्यों न तुम्हारे माता पिता यहीं रुक जाएं। अभी तो मैं उनका सहारा नहीं बन सकती। चुशिया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वे बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। मेरे परिवार और झो परिवार की सामाजिक स्थिति में अंतर को देखते हुए उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं उन्हें उनकी बेटी के सहारे जीने वाले परजीवी न समझ लिया जाए। अब जब झो परिवार की मुसीबतें टल गई हैं, तो वे यहाँ नहीं रुकेंगे। आह भरते हुए चुशिया ने आगे कहा, असल में मुझे सबसे ज्यादा बुरा यही लगता है कि अगर वे वापस चले गए तो उन्हें बहुत सारी गपशप का सामना करना पड़ेगा। जाध्याय 414, अध्याय 283, गर्माहट। 15 तारीख के लिए अपडेट। योजक चिन्ह। लिन शियाओहुआ कई दिनों से अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। सौभाग्य से उसके पास अभी भी जेंकियांग द्वारा दी गई प्रायोजन राशि थी और शुरुआती दिनों में भूसे के ढेर में छिपकर बिताए गए कठिन दिनों को याद करके लिन शियाओहुआ अब शहर में और नहीं रुकना चाहती थी। उसे यह एहसास हो गया था कि चुक्सिया को उसके भाग्य की परवाह नहीं होगी और झाओ युलान ने उससे पूरी तरह से उम्मीद खो दी थी, इसलिए आगे और खोज करना व्यर्थ लग रहा था। बहुत सोच विचार के बाद उसने घर वापसी की यात्रा शुरू की। एक दिन के लिए साथ रहने वाला जोड़ा 100 दिनों के लिए रिश्ते बना लेता है। उसे विश्वास था कि झाओ युफेंग निर्दयी नहीं है और अगर वह ईमानदारी से विनती करेगी तो वह उसे माफ कर देगा। जहां तक उसके ससुराल वालों की बात है, जब तक उसका पति सुलह के लिए सहमत हो जाता है वे परिवार के पुनर्मिलन को सख्ती से नहीं रोकेंगे। जहां तक उसकी बेटी झाओ कियान की बात है तो वह स्वाभाविक रूप से चिंतित थी, लेकिन यहाँ के परिवेश से अपरिचित होने के कारण वह क्या कर सकती थी। झो परिवार इस समय अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ था और उसकी मदद नहीं कर सकता था। इसके अलावा उस जिद्दी लड़की चुक्सिया के कारण झो परिवार या उस जिंग लड़के से किसी भी प्रकार की मदद मिलना असंभव था। अपनी बेटी के स्वभाव को जानते हुए उसे लगा कि उसका आसानी से फायदा नहीं उठाया जा सकेगा।
इसके अलावा अगर यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति से शादी करने से उसे कोई नुकसान भी उठाना पड़े तो भी गांव के किसी व्यक्ति से शादी करने से तो बेहतर ही होगा। इन्हीं विचारों के साथ लिन शियाओहुआ ने अपने घर की यात्रा शुरू की। उसका पहला पड़ाव अपने माता पिता का घर था। उसे उम्मीद थी कि उसका परिवार उसका साथ देगा ताकि वह झाओ युफेंग के सामने मजबूती और आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो सके। दुर्भाग्यवश हालांकि उसके माता पिता उसकी मदद करने को तैयार थे, लेकिन उसके भाई और भाभी तैयार नहीं थे। चूंकि उसके माता पिता बूढ़े और कमजोर थे, इसलिए उसे परिवार की मदद पर निर्भर रहने का विचार छोड़ना पड़ा। शियाओहुआ, वापस जाओ और युफेंग से विनती करो। इतने सालों तक उसके साथ रहने के बाद भले ही तुमने कर्मों का फल न पाया हो, लेकिन बहुत कष्ट झेले हैं। इस उम्र में वे तुम्हें झाओ के घर से कैसे निकाल सकते हैं? लिन शियाओहुआ की मां ने आंसू पोंछते हुए अपनी बेटी को सलाह दी। और जहां तक तुम्हारे ससुराल वालों की बात है, तुम्हें उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम दृढ़ निश्चयी हो, लेकिन बेटे के बिना अगर तुम अपने ससुराल वालों से अच्छे संबंध नहीं रखोगी तो बुढ़ापे में तुम्हारा गुजारा कैसे चलेगा? मेरे पास अभी भी कियान है, लिन शियाओहुआ ने हठपूर्वक जवाब दिया। तुम्हें तो पता भी नहीं कि कियान अब कहाँ है। अगर वो बुरे लोगों के चंगुल में पड़ गई तो चमत्कार ही होगा। अगर वो जिंदगी भर तुमसे नफरत न करे, तुम्हारा साथ देना तो दूर की बात है। अपनी बहू की ये ताना बाना सुनकर बूढ़ी लिन ने हाथ हिलाते हुए कहा, घर वापस जाओ, घर जैसा कोई और स्थान नहीं है। बेबस होकर लिन शियाओहुआ ने अपना सामान पैक किया और डालिंग गांव की ओर चल पड़ी। ये जानते हुए कि झाओ युफेंग का दिल दयालु है, वह जानबूझकर बिना चेहरा धोए और बिना बाल संवारे घर से निकल गई। जैसे ही उसकी आकृति गायब हुई, उसकी बड़ी भाभी कमरे में वापस आए और अपनी मां को बताया, मां, चौथी बहन चली गई है। हाँ, मुझे पता है। लिन शियाओहुआ की मां ने जूते का तला सिलते हुए, उसमें से एक लंबा धागा खींचते हुए, बालों में सुई को तेज करते हुए, अपनी सबसे बड़ी बहू को गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें दोष देना मुश्किल है, लेकिन एक मां होने के नाते मैं अपनी बेटी की चिंता कैसे न करूं। उसके स्वभाव को देखते हुए अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह शायद घर छोड़ने से इनकार कर दे। शादीशुदा बेटी का अपने माता पिता के घर से चिपके रहना वाकई हंसी का पात्र है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह उसके भले के लिए है। अगर वह समझदार है और उसे आज के बारे में पता चलता है तो वह समझ जाएगी कि ऐसा करना क्यों जरूरी था। ये जानते हुए कि उसकी सास उसे दोषी ठहरा रही है और उसे नाराज नहीं करना चाहती, लिन शियाओहुआ की बड़ी भाभी वांग लेन ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, मां निश्चित रूप से अपनी बहन की भलाई के लिए ऐसा कर रही हैं। मैं समझती हूँ। बुजुर्ग महिला लिन ने जूते के तलवे में सुई चुभोकर आह भरी और कहा, उसकी चिंता करने के अलावा मुझे कियान के भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। अगर वह सफल हो जाती है, अगर ऐसा होता है तो मैं उसे इस परिवार से नाराज नहीं होने दे सकती। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ माँ, आप अपने पोतों के बारे में सोच रही हैं, जो मैं पूरी तरह समझती हूँ। वांग लेन ने बिस्तर को गर्म करने की कोशिश की। माँ, क्या हमें आग में और ईंधन डालना चाहिए? ठंड बढ़ रही है, रहने दो, लगभग दोपहर के भोजन का समय हो गया है। बूढ़ी महिला लिन चूल्हे से दूर हट गई। बेटी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, शादी के बाद वह दूसरे परिवार की हो जाती है। हम उसके लिए अपने परिवार को अस्त व्यस्त नहीं कर सकते। माँ सही कह रही हैं। शाओ हुआ की भाभी की बात करें तो अपनी बेटी को खुश करने के लिए उन्होंने पहले बड़ा घर बेचा और फिर छोटा वाला भी। क्या ये कुछ मूर्खतापूर्ण नहीं है? अगर वह उन संपत्तियों को अपने पास रखती तो उसे आसानी से एक उपयुक्त दामाद मिल सकता था। अब इस सारी उथल पुथल के बाद वह लड़की लगभग विधवा हो गई थी और अगर उसके पति को फांसी दे दी जाती तो वह सचमुच विधवा हो जाती। बूढ़ी महिला लिन ने तिरस्कारपूर्वक नाक सिकोड़ी और सिर हिलाते हुए कान पलंग से नीचे उतरी। जब चुक्सिया और सोंग शियाओयू ने झाओ युलान और उसके समूह को पाया तब तक परीक्षा आधे से अधिक पूरी हो चुकी थी। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में निपुण सोंग शियाओयू ने झाओ युलान की नाड़ी जांची और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस थकी हुई हो। याद रखना, अगले 2 महीनों तक देर रात तक मत जागना और पौष्टिक आहार लेना। अभी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर तुमने सावधानी नहीं बरती तो ये बड़ी समस्या बन सकती है। ये किस तरह की समस्या हो सकती है? लिन बाओहे ने कुछ चिंता के साथ पूछा। ऐसी बीमारी जिससे गंभीर रोग हो सकता है, सोंग शियाओयू ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ। लिन बाओहे ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ, मैं उस पर नजर रखूंगी। धन्यवाद निर्देशक सोंग। चुक्सिया ने सोंग शियाओयू के चेहरे पर थकान देखी और कहा, शिक्षक जी, आप अपना काम करते रहिए। परीक्षा के बाद मैं आपको परिणाम भेज दूंगी। क्या आप मेरी माँ के लिए कोई इलाज बता सकते हैं? ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। सर्जरी के बाद वह वाकई बहुत थकी हुई थी। अगर लिन यांकियू और इस छात्रा के प्रति उसकी सच्ची चिंता न होती तो वह खुद को आने के लिए मजबूर न करती। उसी क्षण वू जिंगबो को आखिरकार चुक्सिया से बात करने का मौका मिला और उसने उसे कोहनी मारते हुए फुसफुसाया, तुमने इसे वाकई गुप्त रखा। लियू मेजुन को तो पता भी नहीं था कि तुमने कमांडर झो से शादी कर ली है। मैं उसे बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। चुक्सिया ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। इन व्यस्त दिनों के बाद मैं काम पर वापस आ जाऊंगी और तब मैं उससे माफी मांग लूंगी। अब मैं तुम्हारे छात्रावास में रह रहा हूँ, मैंने एक अतिरिक्त बिस्तर लगवा लिया है, वू जिंगबो ने मुस्कुराते हुए कहा। अब से हम रूममेट होंगे। चुक्सिया थोड़ी हैरान रह गई। उसे याद आया कि वू जिंगबो को शुरू में राओजू के साथ एक ही छात्रावास में रखा गया था, जो हमेशा से उसकी विरोधी रही थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वू जिंगबो पहली बार टीम में शामिल हुई थी तो उसने झांग एनियू को भी हटाकर राओजू के साथ एक ही छात्रावास में रहने का फैसला किया था। राओजू और मेरा झगड़ा हो गया था। चुक्सिया के चेहरे पर उलझन देखकर वू जिंगबो ने समझाया और अपने होंठ सिकोड़ लिए। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह इतनी संकीर्ण सोच वाली है, जब तक कि उसने सिर्फ इसलिए मुझे निशाना बनाना शुरू नहीं कर दिया क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातें कही थी। मुझे अलग थलग करने के लिए, वह सबको खुश करने के लिए रोजाना मिठाइयाँ खरीदती थी। मैं इस तरह के छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने आपके छात्रावास में स्थानांतरित होने का अनुरोध किया। चुक्सिया को एहसास हुआ, तो ये सब मेरे लिए था। धन्यवाद। वू जिंगबो ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। मुझे धन्यवाद मत दो, ये उसकी गलती है। अगर वो किसी को पसंद करती है तो उसे ही पहल करनी चाहिए। अगर वो उसे जीत नहीं पाती तो दूसरों को दोष देना सही नहीं है।
वैसे भी उसे अभी तक ये नहीं पता कि तुम कमांडर के साथ हो। अगर उसे पता चल जाता तो शायद वो पागल हो जाती। उसे पागल होने दो। सच कहूं तो मुझे ऐसे लोगों से निपटना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन चुक्सिया ने आह भरी और बेबसी से हाथ फैलाते हुए कहा, जब ऐसे लोगों से सामना हो तो आप क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि वह सचमुच प्यार में है। आजकल जो परिवार जिन हालातों से गुजर रहा था, उन्हें देखते हुए उसने क्या किया? उसने सबसे पहले एक गुमनाम पत्र लिखकर कमांडर झो और आपके रिश्ते को अनुचित बताया। चुक्सिया के होंठ सिकुड़ गए। भला ऐसा कौन कर सकता है? झो परिवार पहले से ही इतनी बुरी हालत में था और वह उन्हें और भी कुचलना चाहती थी। क्या यही वो गहरा प्यार था जो सब कुछ तबाह करने की हद तक पहुंच गया था? मुझे तो इस बात की चिंता थी कि वापस आने पर तुम इसका सामना कैसे करोगे, लेकिन किसने सोचा होगा? वू जिंगबो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा, ये वाकई दिलचस्प है। वैसे एक व्यक्ति है जिसका तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। कौन? लिन शियाओरा ने राओजू द्वारा गुमनाम पत्र लिखने के मामले में उसकी खूब पिटाई की, वू जिंगबो ने मुस्कुराते हुए बताया। राओजू 3 दिन तक काम पर नहीं आई। जाहिर है लिन शियाओरान को भी 3 दिन तक बैरक में बंद रहना पड़ा। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, आप सभी को राओजू द्वारा पत्र लिखने के बारे में कैसे पता चला? अगर आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले तो इसे बिल्कुल मत कीजिए। उसने चिट्ठी लिखने के लिए क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल किया था और किसी को जिज्ञासा हुई और उसने उसे वापस रख दिया, जिससे चिट्ठी की सामग्री का खुलासा हो गया। ओह, चुशिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक सुखद अनुभूति हुई। उसे इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि शियाओ कियोंग और लियू मेजुन या यहाँ तक कि झांग एनियू भी उसका साथ दे रहे थे, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वू जिंगबो और लिन शियाओरान भी उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन इस बारे में सोचने पर बात समझ में आई। वू जिंगबो शांत दिखती थी, लेकिन उसमें न्याय की प्रबल भावना थी। लिन शियाओरान हमेशा से ही न्याय की प्रतीक थी, जहां भी अन्याय होता वहां उसकी मुठियां उठ खड़ी होती। मोबाध्याय 415 अध्याय 284 तुच्छ महिला। झो परिवार ने उपनगर में एक घर किराए पर लिया था, जहां लिन यांग फर्श पर बैठकर सीमेंट की जमीन पर लगे दागों को धीरे धीरे साफ कर रही थी। लियांग शियाओहोंग सीढ़ियों की देखभाल कर रही थी। झो हुआकांग और झो जिकान खिड़कियों का ध्यान रख रहे थे। झो कैंपिंग और झो शानपिंग कपड़े धोने का काम कर रहे थे। घर के बीच में लगभग 50 साल की एक महिला खड़ी थी, जिसकी घनी भौहें, छोटी आंखें और कानों तक पहुंचने वाले छोटे बाल थे। उसने गहरे नीले रंग का मखमली सूट पहना हुआ था। वह एक पर्यवेक्षक की तरह चारों ओर देख रही थी। वह किन शिया गई थी। उसकी नजर उस जगह पर टिकी जहां लिन यांकियू ने अभी अभी पहुंचा था। वहां अंगूठे के आकार का एक दाग रह गया था। किन शिया गई आगे बढ़ी, उसका पैर कपड़े पर पड़ा और गलती से लिन यांकियू के एक हाथ पर चढ़ गया। अगर ये तुम्हारा अपना घर होता तो क्या तुम इतनी लापरवाह होती? भले ही लिन यांकियू को बचपन में अपनी माँ का लाड प्यार न मिला हो, लेकिन उसके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं हुआ था। उसके माथे की नसें उभरी हुई थी, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और भावहीन स्वर में पूछा, मैंने आपको कहाँ निराश किया? तुम्हारे पीछे। किन शिया गई पीछे हट गई। उसका पैर का अंगूठा गंदगी के धब्बे की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम इतने बड़े दाग को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? लिन यांकियू ने पीछे मुड़कर दाग को जोर से रगड़ा। थोड़ी देर बाद उसने किन शिया गई की ओर देखते हुए कहा, ये तुम्हारे घर की राख है। अगर तुम कर सकती हो तो क्यों ना इसे पोंछकर मुझे दिखा दो। अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहते तो मैं कोई दबाव नहीं डाल रही। किन शियागे मुस्कुराए और अपनी भौहें उठाते हुए बोली, मैंने कई बार कहा है, इस घर का जीर्णोद्धार हो चुका है और इसमें कभी कोई नहीं रहा है। ये बिल्कुल नया है। जब मैंने आपको ये घर किराए पर दिया था, तब मैंने देखा था कि आपके पास रहने की कोई जगह नहीं है और मुझे आप पर दया आ गई थी। लेकिन अगर आप इस घर की देखभाल नहीं करेंगे तो मैं इसे किराए पर देना ही नहीं चाहूंगा। वैसे भी मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। ये धमकी भरे शब्द उसने दिन में इतनी बार सुने थे कि लिन यांकियू को अब इन पर गुस्सा नहीं आता था। वैसे भी उसे दाग साफ करना ही था, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा स्टूल मंगवाकर धीरे धीरे उसे रगड़कर साफ कर दे। क्या आप लोग इसी तरह काम करते हैं? किन जियांगई फिर से असंतुष्ट हो गई। झो जिकांग और झो हुआकांग ने एक दूसरे की ओर देखा, अपने हाथों में पकड़े हुए कपड़े गिरा दिए और खिड़की से नीचे कूद गए। लियांग जियाओहोंग, झो गैंगपिंग और झो शानपिंग ने भी अपना काम छोड़कर आसपास इकट्ठा हो गए। ये देखकर किन शियांगई बिल्कुल नहीं डरी और बोली, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे संख्या बल से धमकाना चाहते हो? मैंने तुम्हें अपना घर किराए पर दिया है और मैं दोषी हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे छूने की। झो जिकांग ने किन शियांगई की तरफ देखा तक नहीं और लिन यांकियू को उठाने के लिए आगे बढ़कर कहा, माँ चलो पहले किसी होटल में रुकते हैं। झो हुआकांग ने जल्दी से कहा, बड़े चाचा की पत्नी, मेरे सहपाठी का एक खाली घर है, लेकिन उसमें केवल 2 कमरे हैं। कोई बात नहीं, चलो वहीं चले जाते हैं और एक साझा बिस्तर लगा लेते हैं। हालात भले ही थोड़े खराब हों, लेकिन हर दिन कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनने से तो बेहतर ही है। तुमने क्या कहा? किन शियांगई ने झो हुआकांग को उंगली से धक्का देते हुए कहा, फिर से ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कहता हूँ, क्या तुम भी इसी तरह के माहौल से नहीं हो? तुम लोगों को इस तरह नीचा कैसे देख सकते हो? नहीं, ऐसा कहकर मैं कुत्तों का अपमान कर रहा हूँ। कम से कम कुत्ते तो जानते हैं कि वे किसके करीब हैं। तुम तो मेरे बड़े चाचा की पत्नी के रिश्तेदार हो। उनके साथ ऐसा बर्ताव करके क्या तुम्हें बिजली गिरने का डर नहीं लगता? मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम यहाँ अभी भी ठीक ठाक खड़े हो, इसलिए नहीं कि देवता तुम्हें क्षमा करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हारे पापों को गिनने और तुम्हें एक साथ दंडित करने, तुम्हें सीधे नरक में भेजने का इंतजार कर रहे हैं। किन शियांगई के अत्यधिक अंधविश्वासी स्वभाव को जानते हुए झो हुआकांग ने जानबूझकर उसे डराया। और वाकई झो हुआकांग की बात सुनकर किन शियांगई का फैला हुआ हाथ अचानक हवा में ही जम गया और उसने जल्दी से चारों ओर देखा। ये देखकर लियांग शियाओहोंग ने आग में घी डालते हुए कहा, बहन किन, आपको प्रतिशोध को गंभीरता से लेना चाहिए। वैसे भी ऐसी बातों पर विश्वास करना बेहतर होता है, इसलिए सावधान रहना ही अच्छा है। लेकिन उसी क्षण किन शियांगई होश में आ चुकी थी। वह लिन यांग की उसे दिल से नफरत करती थी और आखिरकार उसे इतना अच्छा मौका मिल गया था, वह इसे कैसे जाने दे सकती थी। उसने ताना मारते हुए कहा, अगर हम प्रतिशोध की बात कर रहे हैं तो मुझे तो यही लगता है कि उसे उसका बदला मिल चुका है।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे कुछ बकवास करने से उसके द्वारा मेरे साथ किए गए सारे बुरे कामों को भूल जाऊंगी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा भोलापन है? झो गैंगपिंग ने धीरे से आह भरी, भाभी आप हमारे लिए हर दिन ये सब सह रही हैं। मुझे लगता है अगर यह सिलसिला जारी रहा तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। हमें कहीं और चले जाना चाहिए। श्याओशी सही कह रही है, हम पहले किसी होटल में ठहर सकते हैं, बाकी का इंतजाम हम बाद में कर लेंगे। जी भाभी, आपको हमारे लिए इस तरह कष्ट सहते देखकर हमें भी बुरा लग रहा है, कम बोलने वाले लेकिन दृढ़ निश्चयी झो शानपिंग ने कहा। फिर वह कमरे की ओर मुड़े और अपना सामान खुद ही समेटने लगे। अगर आप लोग घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किराए के लिए मैं एक पैसा भी वापस नहीं करूंगी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। किन शियांगई दरवाजे पर खड़ी होकर लापरवाही से अपने साथ आए भाई किन शियांगजियांग को बुलाते हुए बोली, छोटे भाई आकर उनके सामान की जांच करो, उन्हें हमारे घर से कुछ भी ले जाने मत देना। लिन यांकियू ने किन शियांगई की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि झो परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया है? उसने पाया कि हाल ही में उसके स्वभाव में सबसे बड़ा बदलाव आया था। पहले वह इस समय तक बहुत क्रोधित हो जाती, लेकिन इस समय वह क्रोधित तो थी पर लोगों से तर्क करने में सक्षम थी। उसने सोचा कि अगर झो जिनपिंग उसका ये रूप देख ले तो क्या सोचेंगे। झो परिवार में शादी के बाद से इतने वर्षों तक उसे हमेशा अच्छी तरह से संरक्षित रखा गया था और उसका स्वभाव वैसा ही बना रहा जैसा कि वह अपने माता पिता के घर में रहने वाली बेटी के रूप में थी। अप्रत्याशित रूप से अब उम्र बढ़ने के साथ उसके स्वभाव में बदलाव आ गया था। वैसे तो उसकी सास को भी एक बार कोशिश करनी चाहिए, उसका स्वभाव तो उससे भी कहीं अधिक उग्र और अस्थिर था। अफसोस, वह तो बस ऐसे ही ख्यालों में खोई रहती थी। लिन यांकियू ने माथे पर हाथ रखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंस दी। किन शियांगई ने उसके जवाब को गलत समझा और मान लिया कि वह उकसावे के कारण कुछ ज्यादा ही उत्तेजित और भ्रमित हो गई है। उसे रोमांच का अनुभव हुआ और उसने लिन यांकियू के विचारों का अनुसरण करते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि झो परिवार अपनी पुरानी शान वापस पा सकता है? यह न केवल अपनी पूर्व स्थिति में वापस आएगा बल्कि और भी बेहतर होगा, लिन यांकियू ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा। भविष्य में मैं तुम्हें इसी नजर से देखूंगी, समझे? किन शियांगई दरवाजे पर आलस से टिक गई। ठीक है, मैं इंतजार करके देखूंगी, लेकिन अभी के लिए बेहतर होगा कि आप पहले इस स्थिति से निपट लें। किन शियांगई, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें शिष्टाचार या तहजीब नहीं सिखाई? क्या मुझे आपके साथ व्यवहार करते समय उन नियमों का पालन करने की आवश्यकता है? ऐसा नहीं है, लिन यांकियू ने मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे आपसे इतनी अच्छी तरह पेश आने की उम्मीद नहीं थी। अगर आप शिष्टाचार समझते तो आज आपने ऐसा नहीं किया होता। मैंने सोचा कि मैं आपको विनम्रतापूर्वक याद दिला दूं कि आपकी मुद्रा किसी वेश्यालय में काम करने वाली वेश्या की खास अदा है, जो किसी इमारत से टेक लगाकर मुस्कुराती है। जिस तरह से आप अभी खड़ी हैं, आप इसमें काफी सटीक हैं। बकवास, किन जियांगई ने कहा, लेकिन वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई और दरवाजे की चौखट पर झुकना बंद कर दिया। जब वास्तव में सामान पैक करने का समय आया तो सभी को एहसास हुआ कि तुरंत बाहर निकल जाने की उम्मीद करना कितना अवास्तविक था। सभी प्रकार के सामान को ले जाने के लिए पैसे लगते थे और होटल में ठहरने का भी खर्चा होता था। अगर वे झो हुआकान और झो सू के साथ भी रहते तो भी पैसों के बिना काम नहीं चलता, लेकिन किराया चुकाने के बाद उनके पास कोई अतिरिक्त पैसा नहीं बचता था। सचमुच चुप रहना बहुत जरूरी है। बेबाक शब्दों से मिली संतुष्टि के बाद उन्हें दुगनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। सबको सफाई के कामों में वापस जाते देख किन शियांगई के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। अब से उन्हें दबाया जा सकता है या ढाला जा सकता है, ये पूरी तरह उसके मिजाज पर निर्भर करेगा। लिन यांकियू, तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस स्तर तक गिर जाओगी, है ना? लिन यांकियू को वहां घुटनों के बल बैठे धीरे धीरे इंच इंच करके सीमेंट के फर्श को तब तक साफ करते हुए देखकर जब तक कि वह चमकने न लगे, किन जियांगई का चेहरा हंसी से विकृत हो गया। ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिसे सहन न किया जा सके, लेकिन क्या वे सचमुच पीढ़ियों से चली आ रही धरोहरों को फेंक सकते हैं? अगर उन्होंने उन्हें त्यागने की हिम्मत की तो वह उन्हें उठाने की हिम्मत करेगी। यही उनके अपमान करने के उसके बेताब प्रयासों के पीछे दूसरा मुख्य कारण था। इसका मुख्य कारण निश्चित रूप से लिन यांकियू द्वारा अतीत में उसे पहुंचाए गए अपमान का बदला लेना था। झो जिकांग और झो हुआकांग खिड़कियां साफ कर रहे थे और बीच बीच में लिन यांकियू की ओर मुड़कर देख रहे थे। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगर उन्होंने जल्दबाजी में ये कदम न उठाए होते तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। सच में धैर्य रखने से बड़ी आपदा टल सकती है और एक कदम पीछे हटने से सागर और आकाश असीम हो जाते हैं, यही सत्य है। अब जब मामला इतना बिगड़ चुका था तो किन शियांगई ने खुलकर सबको बता दिया था कि उसका इरादा लिन यांकियू को निशाना बनाने का है। वे जानते थे कि उसके कामों में प्रतिस्पर्धा करना या उसकी मदद करना बेकार है, वरना अगर वह अच्छा व्यवहार न करती तो उसे दोष देना भी उचित नहीं होता। अफसोस की बात है कि जब उसने ये शब्द कहे तो उनमें विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। वे किसी कत्लखाने में रखी मछली की तरह थे और उन्हें ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था। अचानक बाहर से कार रुकने की तेज आवाज आई। सबकी हलचल रुक गई और जैसे ही वे उठने वाले थे किन शियांगई की आवाज सुनाई दी, मैं थोड़ी देर में घर जा रही हूँ। जल्दी करो और जो भी चीजें मुझे पसंद नहीं है उन्हें ठीक कर दो। मुझे लगता है कि तुम मुझे जरूरत से ज्यादा देखना नहीं चाहते, है ना? वह चाहती थी कि झो परिवार के सदस्यों से मिलने आने वाले मेहमान उनकी सबसे अस्त व्यस्त हालत देखें। अध्याय 416, अध्याय 285 पीछे की ओर बढ़ना। ये रात की पहली पहरेदारी थी। योजक चिन्ह, इस समय आने वाले किसी भी व्यक्ति के झो परिवार के साथ महत्वपूर्ण संबंध होने चाहिए और वे झो परिवार की वर्तमान स्थिति को भी समझते होंगे, तो फिर प्रतिष्ठा बचाने के लिए आखिर कौन से उपाय बचे हो सकते हैं? ये समझते ही लिन यांकियू, जो पहले ही जल्दी से उठ खड़ी हुई थी और अपना कपड़ा फेंककर एक तरफ रख दिया था, धीरे धीरे वापस नीचे बैठ गई और फर्श पहुंचने लगी। किन शियांगई चाहती थी कि लिन यांकियू सबके सामने बेइज्जत हो जाए, ठीक है, वह उसकी इच्छा पूरी कर देगी। शायद जब उसे लगेगा कि लिन यांकियू काफी बेइज्जत हो चुकी है तो वह उसे सताना बंद कर देगी। लिन यांकियू को इस तरह व्यवहार करते देख जिन लोगों ने अपने काम रोक दिए थे वे भी अपने अपने कामों पर लौट आए। वे अब जल्दबाजी नहीं कर सकते थे, उन्हें लिन यांकियू के साथ मिलकर काम करना ही था।
घर में आने के दूसरे दिन ही किन शियांगई पहली बार आई, जब सब लोग परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ छोटे मोटे काम ढूंढने की बात कर रहे थे। वह अपने भाई किन शियांगजियांग के साथ करते हुए आई और बोली, लिन यानकियू, ये घर हमारे परिवार का है। अगर तुम मेरा घर किराए पर लेते हो तो तुम्हें इसकी अच्छी देखभाल करनी होगी, वरना मैं कभी भी घर वापस ले सकती हूँ। फिर जैसे किसी नौकरानी को हिदायत दे रही हो, उन्होंने सबको घर के अलग अलग हिस्सों को चमकाने और साफ करने का आदेश दिया। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को निशाना बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है तो तर्क की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। झो शानपिंग और झो जिकान किराए के समझौते में उस खंड का असली मतलब समझ गए थे, जिसमें लिखा था कि यदि किराएदार संपत्ति की देखभाल नहीं करता है तो मकान मालिक को किसी भी समय घर वापस लेने का अधिकार है और 30% जुर्माना भी लगेगा। उस समय उन्होंने रखरखाव को संपत्ति को नुकसान से बचाने के रूप में स्वाभाविक मान लिया था। उन्हें यह एहसास नहीं था कि हर चीज को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यदि वे एल्डवान या एल्डर जिंग से न्याय मानते तो शायद उन्हें न्याय मिल जाता, लेकिन इन दोनों परिवारों ने झो परिवार के लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया था। आम सहमति यही थी कि यदि संभव हो तो सहन कर लिया जाए। इसलिए जब भी वे पुराने स्वामियों और स्वामिनियों से मिलने जाते थे तो वे हमेशा सर्वसम्मति से केवल अच्छी खबरें ही सुनाते थे। लिन यानकियू को अब उम्मीद थी कि आने वाली या तो उसकी बड़ी बहन लिन यानमेई होगी या उसकी अच्छी दोस्त सोंग शियाओयू। यहाँ आने के बाद से केवल वे ही उससे मिलने आई थी और उसने उनसे वादा भी ले लिया था कि वे इस स्थिति के बारे में किसी को नहीं बताएंगी। बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे किन शियांगजियांग ने कार से उतरती लड़की को टकटकी लगाकर देखा। एक जैसे काले पतलून और नीले कोट में वह किसी परी जैसी क्यों लग रही थी। कृपया उनकी सीमित शब्दावली को माफ करें, परी शब्द उनके लिए थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था। दूसरी तरफ कार से उतरते हुए उस आदमी को देखकर किन शियांगजियांग का चेहरा अचानक बदल गया। उसने जल्दी से अपनी सिगरेट जमीन पर फेंक दी और घर के अंदर भागते हुए कहा, आज के लिए बस इतना ही, और किन शियांगई को बाहर खींच लिया। सब कुछ इतनी अचानक घटित हुआ कि किन शियांगई समेत किसी को भी उसका यह अचानक व्यवहार समझ नहीं आया। इसी अफरा तफरी में झो मिकांग और चुक्सिया दरवाजे पर आ पहुंचे। यहाँ आते समय चुक्सिया ने झो मिकांग को सोंग शियाओयू द्वारा बताई गई स्थिति के बारे में बताया था। इसलिए जब उसने देखा कि सब लोग स्कूल की सफाई जैसे किसी बड़े अभियान में व्यस्त हैं, तो झो मिकांग को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कमरे के बीच में आश्चर्यचकित खड़ी किन शियांगई पर एक नजर डाली और ठंडी सी आवाज में नाक सिकुड़ी। माँ, चुक्सिया जल्दी से लिन यानकियू के पास दौड़ी और उसे उठने में मदद करते हुए बोली, पापा, क्या पापा नहीं आए थे? क्योंकि वह जानती थी कि झो जिनपिंग उनसे पहले ही आ चुकी है, इसलिए वह जल्दी नहीं भागी बल्कि झो मिकान के आने का इंतजार करती रही। हालांकि उसे ऐसे दृश्य का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। शियाओमी वापस आ गई। लिन यानकियू को ऐसा लगा जैसे वह सपने में हो, और उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान को चुटकी से दबाया कि यह सच है। झो गैंगपिंग ने जिस कपड़े को वह धो रहा था उसे नीचे गिरा दिया और जल्दी से झो मिकान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी असली गर्माहट को महसूस करते हुए उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कब वापस आए? अराजकता का फायदा उठाते हुए किन शियांगजियांग ने किन शियांगई को घसीटकर बाहर भगा दिया। वह झो मिकान की अपार शक्ति को जानता था, वह भयंकर सितारा जो वास्तव में उसकी बहन को अपंग कर सकता था। झो मिकान की कुशलता को देखते हुए उन्हें रोकना बेहद आसान होता, लेकिन उसने बस उन पर एक नजर डाली और उनसे निपटने की जहमत नहीं उठाई। उसके पिता 3 घंटे पहले ही निकल चुके थे और अभी तक नहीं पहुंचे थे। उसका पूरा ध्यान यही था। उस भाई बहन की बात करें तो हिसाब बराबर करने का समय बाद में मिलेगा। जब सभी लोग खुशी से घबरा गए, इस चिंता में कि कहीं झो जिनपिंग पर रास्ते में हमला न हो गया हो, तभी बाहर एक और कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। लिन यानकियू सबसे पहले बाहर भागी, और सचमुच कार से उतरने वाला व्यक्ति झो जिनपिंग ही था। तुम कहाँ भाग गए थे? तुमने तो हमें लगभग मौत के घाट ही उतार दिया था, क्या तुम्हें पता है? लिन यानकियू अब इस बात की परवाह किए बिना कि सब उसे देख रहे हैं, झो जिनपिंग को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। लियांग शियाओहोंग ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे। इस दौरान सभी ने संघर्ष किया, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट सहने वाली उनकी बड़ी भाभी थी। उनके लिए उन्होंने हद से ज्यादा सहन किया और शायद अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच गई थी। अब अपने बड़े भाई को देखकर उनका टूट जाना स्वाभाविक ही था। झो जिनपिंग को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ है, और उसने सोचा कि उसकी पत्नी पिछले कुछ दिनों के डर के कारण परेशान है। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम कितनी समझदार हो, ऐसे रो रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि छोटे लोग तुम पर हंसेंगे? चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं। ये सुनकर लिन यानकियू को एहसास हुआ कि उसकी बहू अभी भी वही है। उसने तुरंत अपने पति को छोड़ दिया और सिर झुकाए, गल लाल होते हुए घर की ओर दौड़ पड़ी। अपनी पत्नी को पहली बार इस तरह मासूमियत भरी हालत में देखकर झो जिनपिंग को अपने पहले के मजाक पर थोड़ा पछतावा हुआ और उसने जल्दी से 2 कदम आगे बढ़कर अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रख दिया। जब अपेक्षित प्रतिरोध नहीं हुआ तो झो जिनपिंग थोड़ा हैरान रह गया। वह अपनी पत्नी के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। पहले तो वह उसे तुरंत फटकार लगा देती और डांटती, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। पिताजी, आप कहाँ थे? दरवाजे से अंदर आते ही झो मिकांग ने तुरंत पूछा। झो जिनपिंग ने अपने बेटे को अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल देते हुए कहा, ये हमारी बहाली की सूचना और हमारे घर की वापसी का दस्तावेज है। यहाँ आते समय एल्डलॉन के लोगों ने मुझे रोक लिया और मैं पहले इन प्रक्रियाओं को पूरा करने गया था। उन्होंने वाकई बहुत जल्दी कार्रवाई की। झो गैंगपिंग ने मन ही मन बुदबुदाया, उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। उसके भाई और भतीजे के लिए बहाली के नोटिस आ चुके थे, इसलिए शायद उनके भी बहुत जल्द आ जाएंगे। यह क्या है? फर्श पर पड़े कपड़े और बाल्टी को देखकर झो जिनपिंग ने उलझन में पूछा, क्या तुम सफाई कर रहे थे? लिन यानकियू ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, ये घर किन जियांगी का है। चुक्सिया ने तुरंत कहा, पिताजी, जब हम यहाँ पहुंचे तो माँ और चाचा झो, चाची झो, तीसरे चाचा और बड़े भाई को एक महिला और एक पुरुष द्वारा सफाई करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह मामला मुझ पर छोड़ दो, झो मिकांग ने गंभीरता से कहा, फाइल फोल्ड नीचे रखते हुए और झो जिनपिंग की ओर देखते हुए। मुझे इस महिला को संभालने दो पिताजी, आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। झो जिनपिंग एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन अपने बेटे के अनुरोध पर सहमत हो गए।
मेरा बेटा सबसे अच्छा है, लिन यानक्यू ने आखिरकार मुस्कुराते हुए कहा। आपके छड़ी का इस्तेमाल न करने से बच्चा बिगड़ जाता है वाले रवैये के विपरीत मैं वास्तव में आप पर भरोसा नहीं कर सकती कि आप इसे संभाल पाएंगे। झू जिनपिंग शर्म से अपना सिर खुजलाने लगा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी सच कह रही है। कभी कभी वह सचमुच अपने बेटे से भी ज्यादा दयालु हो जाता था, लेकिन कुछ लोग सचमुच उस दया के लायक नहीं होते। आप उन पर जितनी ज्यादा दया दिखाएंगे, वे उतना ही ज्यादा आपको रौंदने की कोशिश करेंगे। चलो आज ही चलते हैं। लिन यानक्यू के चेहरे पर घृणा के भाव थे। मैं यहाँ एक पल भी नहीं बिताना चाहती। झू जिनपिंग तुरंत सहमत हो गया। ठीक है, चलो अब पैकिंग शुरू करते हैं। बिस्तर और कपड़ों के अलावा हमने कुछ भी नहीं खोला है, लिन यानक्यू ने उठते हुए और अपने कमरे की ओर चलते हुए कहा। ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये स्पष्ट था कि वह एक पल भी और रुकना नहीं चाहती थी। झू गैंगपिंग ने एक हल्की आह भरी। बड़े भाई, बड़ी भाभी इन दिनों वाकई बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हम उस महिला के साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरत सकते। हाँ बड़े भाई, वह महिला तो हद से ज्यादा है, झू शानपिंग ने भी कहा। आमतौर पर ईमानदार रहने वाले तीसरे भाई ने भी यही कहा, जिसका मतलब था कि उनकी पत्नी को वाकई बहुत अपमान महसूस हुआ होगा। झू जिनपिंग ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा। शाओमी, इसे पापा को संभालने दो। तुम्हारी माँ की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। काफी देर तक अपने पिता को घूरने के बाद झू मिकान ने आखिरकार सिर हिलाकर कहा, ठीक है। झू परिवार को निर्दोष साबित कर दिया गया था और स्वाभाविक रूप से उनकी वापसी वैसी नहीं होने वाली थी जैसी तब थी जब वे गए थे, पूरी तरह से खुद पर और दोस्तों पर निर्भर थे। जू चेंगोंग ने सीधे तौर पर अपनी कमान से 10 परिवहन ट्रक और सैनिकों की एक पलटन को सहायता के लिए भेजा। 1 महीने से भी कम समय में घर साफ हो गया। शाम 8 बजे तक पूरा घर लगभग अपनी मूल स्थिति में लौट आया था और बूढ़े मास्टर झो और बूढ़ी मैडम झो भी वापस घर में आ गए थे। झाओ युलान, जो मदद नहीं कर पाई थी, असहज महसूस करते हुए वहीं खड़ी रही। उसे हल्के अनीमिया का पता चला था, जिसके कारण हल्का फुल्का सामान उठाना भी मना था, जिससे वह खुद को बेकार और बोझिल महसूस कर रही थी। युलान, ये कैसा चेहरा बना लिया है? बूढ़ी मैडम झो ने झाओ युलान के साथ काफी समय बिताया था और उसे अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने झाओ युलान को अपने पास बैठने के लिए खींचा और मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वे घटिया काम कर रहे हैं और तुम्हारे मानकों पर खरे नहीं उतर रहे? मदद करने वाले सैनिक पहले ही जा चुके थे और केवल झो परिवार के सदस्य ही कुछ छोटे मोटे काम निपटाने के लिए बचे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, झाओ युलान ने घबराकर अपने हाथ हिलाते हुए कहा। ऐसे समय में कुछ न करना मुझे वाकई परेशान करता है। अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, नहीं तो तुम हमेशा दूसरों को काम करते देखोगे और परेशान होते रहोगे। दोपहर में झाओ युलान और लिन बाओहे के अपने गृहनगर लौटने की चर्चा को याद करते हुए बूढ़ी मैडम झो ने आह भरी। आंटी की बात सुनो, अभी यहीं रहो और अपनी सेहत सुधार लो। उसके बाद तुम जहां भी जाना चाहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मौसी, मेरे पापा और मम्मी, साथ ही मेरे बड़े भाई और भाभी हमारे बारे में चिंतित होंगे। अगर हम वापस नहीं गए तो भले ही उन्हें ये पत्र मिल जाए कि हम सुरक्षित हैं, उन्हें चैन नहीं आएगा। क्या आप इसलिए जाने पर अड़े हैं क्योंकि आपको डर है कि चुक्सिया को महत्व नहीं दिया जाएगा? बूढ़ी मैडम झो का व्यवहार अचानक गंभीर हो गया। मैं सच सुनना चाहती हूँ, नहीं तो चाची सचमुच आपसे नाराज हो जाएंगी। मौसी, ऐसी बात नहीं है, हम इतने लंबे समय से साथ हैं। मैं जानती हूँ कि आप, अंकल झो और दादी चुशिया कैसे हैं। अगर हम हमेशा यहीं रहें तो भी आप हमें नीचा नहीं समझेंगी। लेकिन मुझे अपने माता पिता की चिंता है। वे बूढ़े हो रहे हैं और मैं सचमुच उनकी चिंता करना बंद नहीं कर सकती। रात का दूसरा पहर आ गया। योजक चिन्ह। जब झाओ युलान ने अपनी बात कह दी तो बूढ़ी मैडम झो को लगा कि उनके रुकने पर जोर देना उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इस विषय को उठाया। यदि आप वापस लौटना चाहें तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन घर बिक चुका है, लौटने पर आप कहाँ रहेंगी? मुझे पता है कि आपके पास एक छोटी सी झोपड़ी है, लेकिन आप अपनी स्थिति से अवगत हैं। इतने नम कमरे में आप कैसे रह सकते हैं? कैसा रहेगा अगर हम कुछ और दिन रुके, किसी को भेजकर घर वापस खरीद लें? सब कुछ ठीक हो जाने पर आप और बाऊहे वापस जा सकते हैं। क्या ये ठीक है? आंटी, हमें वह घर वापस नहीं खरीदना चाहिए जो हमने बेचा था। खरीदारों ने मुश्किल समय में हमारी मदद की थी, अब इसे वापस खरीदना सही नहीं होगा। बाऊहे और मैंने फैसला किया है कि हम शुरुआत में गंगशुन के परिवार के घर पर रुकेंगे। उनके दोनों बच्चे सेना में भर्ती हो गए हैं, जिससे उनके परिवार में अकेलापन सा महसूस हो रहा है। ये बिल्कुल सही जगह है, हम जाकर उनका साथ देंगे। हमारा पुराना घर वैसे तो सीलन भरा नहीं है, बस उसमें खिड़कियां कम हैं और अंदर थोड़ा अंधेरा रहता है। बाऊहे और मैं सोच रहे हैं कि सर्दियों की शुरुआत में ज्यादा ठंड पड़ने से पहले हम पुरानी खिड़कियां तोड़कर उनकी जगह कांच की खिड़कियां लगवा लेंगे ताकि घर में रोशनी हो जाए। बेटा, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? बूढ़ी मैडम झो ने बेबसी से आह भरी। जब झो परिवार मुश्किल में था तब तुमने अपना घर बेचकर हमारे साथ मुश्किल समय में साथ दिया। अब जब झो परिवार बेगुनाह साबित हो चुका है, अगर तुम उस छोटे अंधेरे कमरे में वापस जाओगे तो क्या तुम दूसरों को झो परिवार की नींव तोड़ने का मौका नहीं दे रहे हो? ऐसा नहीं है, झाओ युलान ने घबराकर अपने हाथ हिलाते हुए कहा। मौसी, क्या हम पहले कुछ समय के लिए अपने माता पिता के साथ रहने चले जाएं और वहां रहते हुए पता करें कि क्या कोई घर बेच रहा है? आपका क्या विचार है? युलान, अगर अतीत में हमने चुक्सिया के माता पिता होने के नाते आप और बाऊहे के साथ अच्छा व्यवहार किया और हम ससुराल वालों के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे थे, तो अब हम वास्तव में आपको और बाऊहे को झो परिवार का हिस्सा मानते हैं। आपके चाचा और मैं आप दोनों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। आप स्वयं एक माँ हैं। अगर आप आराम से रहे लेकिन चुक्सिया को कष्ट सहने दें तो आपको कैसा लगेगा? आंटी, मैं एक पल के लिए हिचकिचाते हुए झाओ युलान ने बूढ़ी मैडम झो की ओर देखा। बाऊहे और मैं अभी तक यहाँ रहने के आदी नहीं हो पाए हैं। हमें खेती बाड़ी करने और सुबह मुर्गे की बांग सुनकर जागने की इतनी आदत हो गई है। हम दोनों अभी जवान हैं, अभी रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंचे हैं। यहाँ रहने से हमें लगेगा कि हम किसी काम के नहीं हैं। दरअसल हम चुक्सिया छोड़ना नहीं चाहते और हमने इस बारे में भी चर्चा की कि क्या हम पास में ही कोई जगह किराए पर ले सकते हैं और माचिस बनाकर अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने यह विचार छोड़ दिया। अगर हम सच में ऐसा करते तो चुक्सिया को अच्छा नहीं लगता और न ही आपको।
बिना काम किए सिर्फ खाने का इंतजार करते हुए जीना हमारे बस की बात नहीं। चाची, मैं आपसे वादा करती हूँ, जब चुशिया को बच्चा होगा तो बावहे और मैं आकर यहाँ रहेंगे और बच्चे की देखभाल में मदद करेंगे। तब तक अगर आप मुझे यहाँ से भेजने की कोशिश करेगी तो मैं जाऊंगी भी नहीं। तुम ये जानते हुए कि झाओ युलान के शब्दों में सच्चाई और झूठ का मिश्रण था और उसका एकमात्र इरादा अपनी बेटी के सहारे मुफ्तखोर बनकर न रहना था, बूढ़ी मैडम झो ने आह भरी, कोई बात नहीं, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो जाओ, अभी जबरदस्ती घर वापस खरीदना सही नहीं होगा। चलिए, जैसा आपने सुझाव दिया है, वापस जाकर देखते हैं कि क्या फिलहाल रहने के लिए कोई घर उपलब्ध है। बाद में शाओमी आपको एक नया घर बनाने में मदद करेगा, चाहे इसे चुक्सिया की दादी के घर के पास बनाना हो या अपने पैतृक गांव में, यह आप और बावहे को मिलकर तय करना है। मैं आपकी सलाह मान लूंगी, झाओ युलान ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, क्योंकि वह जानती थी कि आगे इनकार करने से उनके रिश्ते को नुकसान होगा। बुजुर्ग महिला झो को अब भी अफसोस हो रहा था। विपत्ति के समय ही असलियत सामने आती है। झो परिवार के पतन के दौरान लिन बाओहे और झाओ युलान के कार्यों ने उनके नेक चरित्र को पूरी तरह से प्रदर्शित कर दिया था। ऐसे ससुराल वाले मिलना वाकई मुश्किल था, लेकिन साथ बिताए समय के दौरान उसे ये भी समझ में आ गया था कि साधारण पृष्ठभूमि से होने के बावजूद इस दंपति में बहुत स्वाभिमान था। अगर उन्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर किया जाता तो शायद वे खुश नहीं होते। बेहतर यही होगा कि हम सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने दें। शायद जब चुक्सिया का बच्चा होगा तो दंपति अपने पोते पोती के पास ही रहने का मन बना लेंगे। तब तक सभी ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था और एक भव्य जुलूस में जिंग परिवार के घर रात के खाने के लिए चले गए थे। झो परिवार की घटना के बाद घर की दोनों नौकरानियां अपने अपने घर लौट चुकी थी और झू शिनकिन ने स्वेच्छा से कहा कि वह हेल्दवान के परिवार की नैनी ली और भाभी इनके साथ मिलकर रात के खाने की जिम्मेदारी संभालेगी। दरवाजा ओल्ड मास्टर वान ने खोला। जैसे ही आपने बैठक कक्ष में झांका, वहां सभी के चेहरों के भाव देखने लायक थे। जिंग मोनियन और जिंगजे दोनों ही बेलन से तेजी से आटा बेल रहे थे। झू शिनकिन, बूढ़े मास्टर जिंग, बूढ़ी मैडम जिंग, नानी ली और भाभी हिंद, ये पांचों मिलकर पकौड़ी बना रहे थे, फिर भी उन दोनों आदमियों की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। मैं पहले भी इन्हें लपेट रहा था, ओल्ड मास्टर वान ने समझाया। सब लोग। झाओ युलान खाली नहीं बैठ सकी। अंदर आते ही वह सीधे शौचालय गई और हाथ धोकर फिर मेज पर बैठकर मदद करने लगी। जब लिन यानकियू ने झू शिनकिन को देखा तो उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ आईं और वह वहीं खड़ी रही, खाली निगाहों से देखती रही, जब तक कि लियांग शियाओहोंग उसे खींचकर शौचालय में हाथ धोने के लिए नहीं ले गई, जिससे वह होश में आई। वह कड़वी हंसी हंसे बिना नहीं रह सकी। शियाओहोंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अतीत में उससे इतनी जोरदार लड़ाई करके कोई गलती की थी? तुम दोनों का यही तरीका है। लियांग जियाओहोंग हंसते हुए बोली, बस देखते रहो, जब तुम दोनों दोबारा मिलोगे तो बहस शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं होने वाला। लिन यानकियू ने आईने में खुद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस बार उनके परिवार ने झो परिवार पर एहसान किया है, अब से मैं उसे अपनी मनमर्जी करने दूंगी। लियांग जियाओहोंग ने बेपरवाह मुस्कान के साथ अपने हाथ सुखाए और शौचालय से बाहर निकल गई। चुक्सिया का इरादा मदद न करने का नहीं था। जैसे ही उसने अपना पैर हिलाया, झो मिकांग ने उसे खींचते हुए कहा, तुम जाकर और अराजकता मत बढ़ाओ, तुम ही तो गड़बड़ कर रहे हो। चुक्सिया ने बनावटी एहसास जताते हुए पलकें झपकाई, तुम्हें आटा गूंथना या पकौड़ी बनाना नहीं आता होगा, इसीलिए तुम जानबूझकर मुझे रोक रहे हो, है ना? तुम बस किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हो जो तुम्हें बेहतर दिखाए, बस कह दो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। झो मिकांग ने अपनी आवाज धीमी करते हुए, दांत पीसते हुए कहा, मेरे वापस आते ही तुम लोग मुझे परेशान करना शुरू कर दोगे। चुक्सिया रुक गई, यह महसूस करते हुए कि कोई अत्यधिक अपराधबोध दिखा रहा है, और उसका साहस तुरंत बढ़ गया। भाई, झो मिकांग आटा गूंथना चाहता है। ठीक है, कमांडर झो, इधर आइए। जिंगजे ने अपना काम रोक दिया, उठ खड़ा हुआ और अपनी जगह से हट गया। झो मिकांग स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त हो गया, लेकिन वह हार मानने वाला कौन होता? मैं रोल करता हूँ, तुम लपेटो। उसने तुरंत चुक्सिया को हाथ धोने के लिए शौचालय में खींच लिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या उसका अनुमान गलत था? चुक्सिया ने उसकी ओर देखते हुए सोचा, आज्ञाकारी ढंग से अपने हाथ धोए, एक खाली सीट पर बैठ गई, लेकिन उसकी निगाहें झो मिकान की हरकतों पर टिकी रहीं। उसने देखा कि वह शान से जिंगजे की पुरानी कुर्सी पर बैठ गया, जिंग मोनियन की तकनीक पर एक नजर डाली, आटे का एक टुकड़ा उठाया और उसे बेलना और पलटना शुरू कर दिया। जब कमांडर झो ने चुक्सिया के सामने एक बहुभुज आकृति रखी और शांति से आटे का एक और टुकड़ा उठाया, तो चुक्सिया दंग रह गई। कमांडर टोनगाजी, क्या आप ज्यादा कोशिश नहीं कर सकते? रात के खाने के दौरान सबके सामने पकौड़ी की थाली रखी थी, लेकिन कमांडर टोनगाजी के सामने आटे के टुकड़े, नूडल्स, आटा, खैर ये पकौड़ी तो नहीं थी। पहली घड़ी आ गई थी। अगला अध्याय बहुत देर से आया, इंतजार मत करो, इसे कल देख लो। योजक चिन्ह। अब तक चुक्सिया ने झो मिकान के साथ अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था और शादी का भोज भी आयोजित कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए झाओ युलान और लिन बाओहे के साथ वान परिवार में लौटना अनुचित था। जिंग परिवार के दरवाजे से बाहर निकलने के बाद सभी ने कुछ शिष्टाचारपूर्ण बातें की और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। काफी दूर चलने के बाद झाओ युलान रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। उसने लगभग न के बराबर आह भरी, जिस पर लिन बाओहे ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे सांत्वना देने के लिए धीरे से दबाया। पिता होने के नाते उनके लिए ऐसे मामलों का जिक्र करना उचित नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उन्हें समझते नहीं थे। हालांकि बूढ़े मास्टर वान की उपस्थिति में वे कुछ कह भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ थामे चुपचाप चलना जारी रखा। बूढ़े मास्टर वान ने यह मानकर कि वे जाने वाले हैं और चुक्सिया से अलग होने के लिए अनिच्छुक होकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहिए, आप दोनों का यहाँ होना मुझे सबसे ज्यादा खुशी देगा। झाओ युलान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तक अंकल वान को हम परेशान करने वाले न लगे तब तक सब ठीक है। क्या आप सचमुच यहीं रुकने का इरादा रखते हैं? बूढ़े मास्टर वान ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया, क्योंकि इससे पहले दंपति ने बूढ़े मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ की चिंताओं का हवाला देते हुए वापस जाने पर जोर दिया था।
हम अभी यहीं रुकेंगे। झाओ युलान ने कुछ माफी मांगते हुए कहा। आंटी झोउ ने मुझसे इस बारे में बात की थी और बाओहे से चर्चा करने के बाद हमने फैसला किया कि लौटने से पहले झोउ परिवार हमारे लिए घर खरीद देगा। अंकल वान, ऐसा नहीं है कि हम पैसे के लालची हैं। बूढ़े मास्टर वान ने हंसमुख हंसी के साथ उसकी बात काटते हुए कहा, तुम इस अवसर का उपयोग झोउ परिवार के प्रति कृतज्ञता का कर्ज चुकाने के लिए कर रही हो ताकि वे तुम्हारे ऋणी न रहें, है ना? लिन बाओहे ने तुरंत कहा, चाचा वान, सच कहूं तो ये घर भी झोउ परिवार ने ही बनवाया था और जब झोउ परिवार मुश्किलों में फंसा तो घर बेचकर उनकी मदद करना बिल्कुल सही था। झोउ परिवार का हम पर कोई एहसान नहीं है। हालांकि ये तर्क स्पष्ट है, लेकिन इस पर अमल करने से सभी असहज हो सकते हैं और बाहरी लोग कह सकते हैं कि झोउ परिवार हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है और यह भी कह सकते हैं कि हमारे परिवार की परिस्थितियां खराब हैं, जिसका अर्थ होगा कि चुक्सिया का झोउ परिवार में कोई स्थान नहीं है। इसलिए काफी सोच विचार के बाद हमने आंटी झोउ की व्यवस्था स्वीकार करने का फैसला किया। शायद इससे कुछ चुगली करने वालों को शांति मिल जाएगी। तुम दोनों सचमुच किसी के ऋणी नहीं बनना चाहते, हमेशा दूसरों की हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते हो। और झोउ परिवार भाग्यशाली है कि तुम उनके ससुराल वाले हो, ओल्ड मास्टर वान ने कहा। लिन बाओहे खिलखिलाकर हंस पड़ी। चाचा वान, मुझे सच में आपकी यह बात सुनना बहुत अच्छा लगता है। तुम बूढ़े मास्टर वान भी हंसे। मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ विनम्रता से पेश आओगे, बाओहे, लेकिन मैंने पाया कि तुम हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हो। इसीलिए चुक्सिया इतनी असाधारण है। पहले मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि यह सब तुम्हारे प्रभाव के कारण है। चाचा वान, आपके शब्द मेरे लिए सचमुच सबसे बड़ी प्रशंसा हैं। लिन बाओहे इतनी चौड़ी मुस्कान के साथ बोला कि उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। मुस्कुराते हुए उसने अपनी पत्नी की बांह को हल्का सा धक्का दिया। पत्नी, क्या तुमने सुना? चाचा वान ने कहा, हमारी चुक्सिया बिल्कुल मुझ जैसी है। झाओ युलान ने होंठ सिकुड़ते हुए जवाब दिया, अगर तुम ये बात दूसरों के सामने कहोगी तो लोग सोचेंगे कि चुक्सिया कितनी बदसूरत होगी। लिन बाओहे, अब से मैं बस यही कहूंगी, उन्हें सोचने दो। जब वे चुक्सिया को देखेंगे तो वे चाहेंगे कि काश वे अपनी आंखें फोड़ लेते। अंकल वान, क्या आप कभी इतने बेशर्म इंसान से मिले हैं? क्या आज मेरी मुलाकात उनमें से एक से नहीं हुई थी? अंकल वान, बातें करते और हंसते हंसते वे रात के 10 बजे तक घर पहुंच गए और बूढ़े मास्टर वान, जो देर तक जाग नहीं सकते थे, तुरंत खुद को बहाना बनाकर अपने कमरे में लौट गए। अपने कमरे में वापस आकर झाओ युलान ने एक लंबी आह भरी। बच्चों की किस्मत उनके अपने हाथ में होती है, ज्यादा चिंता मत करो। लिन बाओहे ने अपनी पत्नी के कंधे पर प्यार से थपथपाते हुए कहा, नहा लो और सो जाओ। हमें अभी कुछ दिन और यहाँ रुकना है और हमें काम का वह हिस्सा पूरा करना है। तुम्हें सच में ज्यादा चिंता नहीं होती है ना? इस समय भी तुम उन माचिस की डिब्बियों के बारे में सोच रहे हो। अचानक गुस्से से भड़क उठी झाओ युलान। अगर उसे यह डर न होता कि बूढ़े मास्टर वान और भाभी यिन सुन लेंगे तो वह सचमुच अपने पति पर चिल्लाना चाहती थी। अपनी पत्नी के इस अकारण गुस्से के स्रोत को न समझ पाने के कारण लिन बाओहे ने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद झाओ युलान का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया और वह अपने पति के करीब आकर बोली, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। आपको लगेगा कि चुक्सिया के ससुर और शाओमी की वापसी से मुझे खुशी होनी चाहिए, लेकिन मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है। बाओहे, क्या आपको लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? लिन बाओहे ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे मन में कोई गलतफहमी नहीं है। तुम्हारे लिए आज शायद वह दिन हो जब हमारी बेटी सचमुच हमें छोड़कर चली जाए। तुम चाहती हो कि उसकी शादी अच्छे घर में हो, फिर भी तुम्हें डर है कि ऐसा नहीं होगा। झोउ परिवार के साथ हुई इस घटना ने आपको बहुत डरा दिया। आपको डर है कि कहीं ऐसा कुछ दोबारा न हो जाए और हमारी बेटी पर इसका असर पड़े। लेकिन आपको ये भी लगता है कि इस वजह से झोउ परिवार से सगाई तोड़ना बेरहमी होगी। मैंने जो कहा है उस पर गौर कीजिए, क्या ऐसा ही नहीं है? काफी देर की चुप्पी के बाद झाओ युलान ने गहरी सांस ली। बाओहे, मुझे अफसोस है कि मैंने चुक्सिया को सही सलाह देने का मौका नहीं लिया। इस बार उसे शियाओ झोउ से झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक बार उसकी शादी हो जाए तो वह उनके परिवार का हिस्सा बन जाएगी। चिंता मत करो, हमारी शिया बहुत समझदार बच्ची है, उसे पता है वो क्या कर रही है। अपनी पत्नी से ऐसी बातें करते हुए लिन बाओहे को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन यह अपरिहार्य था, इसलिए उन्होंने दृढ़ता से कहा, बेटी होने के बाद ये दिन तो आना ही था। हम पहले से ही दूसरों से ज्यादा भाग्यशाली हैं, है ना? जहां एक और बुजुर्ग दंपति इस मामले में उलझे हुए थे, वहीं दूसरी ओर युवा दंपति भी असहज स्थिति का सामना कर रहे थे। चुक्सिया झोउ परिवार के साथ घर लौटी। बैठक में थोड़ी देर अनौपचारिक बातचीत करने के बाद बूढ़ी झोउ और बूढ़े मास्टर झोउ अपने कमरे में चले गए। फिर लिन यानकियू ने सबको जल्दी से आराम करने के लिए कहा, जिससे चुक्सिया को बैठक में और देर रुकने में असहजता महसूस हुई। जब वह अपने कमरे में पहुंची तो उसने चारों ओर की चमकीली लाल सजावट को देखा और अपना सिर खुजलाने लगी। जाहिर है उसने बिस्तर की चादरें बदलकर सादी चादरें लगवा दी थी। ये फिर से पहले जैसी कैसे हो गई? क्या देख रही हो? झोउ मिकांग ने उसे धक्का देते हुए कहा, अगर तुम्हें इसमें दिलचस्पी है तो जल्दी से नहा लो। बिना नहाए मैं तुम्हें बिस्तर पर नहीं जाने दूंगी। चुक्सिया फ्राउनिंग हुए बाथरूम में घुस गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पकौड़ी का सूप खाते समय भ्रमित हो गया हो? बाथरूम में पानी बहने की आवाज सुनकर अब तक तनाव में रहे टोंगसी का व्यवहार अचानक बदल गया। वह बिस्तर की ओर दौड़ा, रजाई का एक कोना उठाया और फिर उसे ढक दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपने कपड़े उठाए और भाग निकला, मानो किसी से जान बचा रहा हो। तुम क्या कर रहे हो? सीढ़ियों पर झोउ मिकांग को लिन यानकियू ने रोक लिया। मैं, झोउ मिकांग ने असामान्य रूप से शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं सार्वजनिक स्नान घर में नहाने जा रहा हूँ और उसके बाद अपने कमरे में लौट आऊंगा। अगर तुम्हें अपराध बोध नहीं होता तो तुम्हें मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लिन यानकियू ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और जल्दी से अपने कमरे में लौट गई। उसने बिस्तर के पास पड़ रहे झोउ जिंगपिंग को धक्का देते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे अपने बेटे से कुछ बात करनी है। मैं उसका पिता हूँ, मेरे सामने तुम क्या नहीं कह सकते? झोउ जिंगपिंग हिलने को तैयार नहीं था। इतने दिनों बाद आखिरकार वह घर लौट आया था और उसे एहसास हुआ कि अपने बिस्तर से ज्यादा आरामदायक जगह और कोई नहीं है।
क्या तुम चुपचाप बैठे रहोगे? लिन यानकियू कमरे में इधर उधर घूमने लगी, कुछ काम की चीज ढूंढने लगी। अगर तुम यहाँ बैठे रहे तो तुम्हें यहाँ से हटाए बिना मैं लिन यानकियू नहीं कहलाऊंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या ये ठीक है? झो जिनपिंग ने बेबसी से सिर हिलाया, बिस्तर से उठा, अपने बेटे को गुस्से से घूरा और पत्नी के भड़कने से पहले जल्दी से वहां से चला गया। पीछे मुड़कर लिन यानकियू ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, शियाओमी, तुम्हें और तुम्हारे पापा को अब इतना अच्छे से घुलते मिलते देखकर मुझे दिल से बहुत खुशी होती है। अतीत में झो जिनपिंग अपने बेटे को पर्याप्त रूप से खुश नहीं कर पाता था, उसे घूरने की हिम्मत करना तो दूर की बात थी। माँ, आपको जो कहना है कह दीजिए, मुझे अभी नहाना है। झो मिकांग ने आगे कहा, हालांकि मैं अब वापस आ गई हूँ, लेकिन मैं किसी भी समय बाहर जा सकती हूँ। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लिन यानकियू की नाक फड़क उठी और उसकी आंखों से टूटे मोतियों की तरह आंसू बहने लगे। मैं तो बेसब्री से तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। माँ, झो मिकांग ने अचंभित होकर अपनी माँ को देखा। क्या आपको क्या हुआ है? ये सचमुच पहली बार था जब उसने अपनी माँ को इतनी छोटी छोटी बातों पर रोते हुए देखा था। ये दिन मेरे लिए अपमानजनक और कष्टदायक रहे हैं, और जब मैंने तुम्हारे लौटने की उम्मीद की थी तभी तुम जल्दी में घर छोड़कर जा रहे हो। लिन यानकियू ने सिसकते हुए कहा, लोग क्या कहेंगे? वे जरूर कहेंगे कि मैं एक ऐसी सास हूँ जो दूसरों को संभाल नहीं सकती, इसीलिए मेरा बेटा और उसकी पत्नी घर छोड़कर अलग रहने जा रहे हैं। ठीक है माँ, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहती हैं, चिंता मत कीजिए। चुशिया आपकी बहू है और हमेशा रहेगी, वह कहीं नहीं जा रही। लेकिन कुछ मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वह अभी बच्ची है। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं एक पल रुककर लिन यानकियू ने अपने बेटे की ओर शोक भरे चेहरे से देखा। मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाओ। तुम्हारा बड़ा भाई, आह, ठीक है, ठीक है, मुझे समझ आ गया। झो मिकांग ने कुछ देर तक उसे दिलासा दिया, लेकिन फिर भी बोले बिना नहीं रह सकी। माँ, तुम अचानक लिन दाइयो जैसी क्यों हो गई हो? तुम मुझे सच में डरा रही हो? अगर जिपिंग और शियानपिंग तुम्हें इस हालत में देख ले तो शायद डर के मारे उनकी जान ही निकल जाएगी। क्या मैं उनके सामने ऐसा व्यवहार करूंगी? लिन यानकियू ने घृणा से अपने बेटे को दरवाजे की ओर धकेलते हुए कहा, जाओ जल्दी नहा लो। तुम्हारी पत्नी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इस उम्र में व्यक्तित्व में पुनर्तः परिवर्तन। झो मिकान बाहर निकलते हुए मन ही मन सोच रहा था। फिर उसने सार्वजनिक शौचालय की ओर जाने का फैसला किया। सच तो यह है कि इस घटना के बाद उसे चुक्सिया के बारे में एक नई समझ विकसित हुई और वह नहीं चाहता था कि उसे जरा सा भी पछतावा हो। उसे असहज महसूस करते हुए देखकर उसने पहले बाहर जाने का फैसला किया, ताकि उसे अपने विचारों को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए आवश्यक समय और स्थान मिल सके। शायद यही सबके लिए सबसे अच्छा तरीका था। नहाने के बाद चुक्सिया ने गले तक बटन लगे हुए पजामा पहने, सिर झुकाया और टटोलते हुए बिस्तर तक पहुंची। चादर के नीचे घुसने के बाद ही उसने हिम्मत करके ऊपर देखा और पाया वहां कोई नहीं था। कितना समझदार बच्चा था वो। उसने चुपचाप मन ही मन सोचा, आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। पहला अपडेट आ गया है, जो कल के अपडेट का पूरक है। योजक चिन्ह, ची, उद्धरण चिन्ह। बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर चुक्सिया, जो चादर के नीचे आसानी से सोने की कोशिश कर रही थी, उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई। उसे ये भी नहीं पता था कि यह सदमे, डर या घबराहट के कारण था। कदमों की आहट करीब आती जा रही थी, कंबल वहां फूल रहे थे, हर कंपन के साथ लयबद्ध रूप से कांप रहे थे। क्या तुम ठंड से कांप रहे हो या डर से? झो मिकान, जिसका मूड पहले से ही शांत हो चुका था, बिस्तर के किनारे पर मुस्कुराते हुए बैठ गया और कंबल को थपथपाते हुए बोला, अगर तुम डरे हुए हो तो बस कह दो, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। चुक्सिया अचानक उठ बैठी, उसकी आंखें चमक रही थीं और वह झो मिकान की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही थी, जिसने अपना वाक्य पूरा किया। झो मिकान ने बिना किसी झिझक के इनकार किया, नहीं। चुक्सिया का चेहरा उतर गया और वह धीरे धीरे चादर के नीचे वापस सरकने लगी, धीरे धीरे नीचे खिसकती रही, जब तक कि उसका सिर चादर से ढक नहीं गया। फिर भी वह नीचे सरकती रही। झो मिकान के होंठ फड़फड़ाए, क्या तुम कीड़े हो या क्या? कितनी अप्रिय बात है। कंबल के नीचे से दबी हुई आवाज में जवाब आया, इस तरह नाटक करके तुम क्या करना चाहते हो? झो मिकान ने एक हाथ से कवर खोला और किसी के नितंब पर थप्पड़ मारा। उठो और चलो बात करते हैं। बकवास कर रहे हो? चुक्सिया ने उठते हुए उसे घूरते हुए कहा, आखिर कब से किसी औरत के नितंब पर थप्पड़ मारने का हक हो गया? झो मिकान, तुम तो बस एक लड़की हो, और तो और किसी लड़की के नितंबों पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि यह लड़की मेरी पत्नी है? हे, चुक्सिया ने कई बार हंसते हुए विनम्रतापूर्वक कहा। क्या तुम्हें लगता है कि नासमझ बनने से तुम बच जाओगी? झो मिकान ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया, चुक्सिया को गले लगाया, उसकी छटपटाहट महसूस की, अपने हाथ की ताकत बढ़ाई और उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। दर्द के मारे चुक्सिया के पास उसके कंधे से टिकने के अलावा कोई चारा नहीं था। बोलो। अपने भीतर गहरे अवसाद को महसूस करते हुए झो मिकान का दिल अचानक अवरुद्ध हो गया और उसने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, क्या तुम मुझे इतना नापसंद करती हो? हाँ, मेरे लिए जरा सा भी स्नेह नहीं। चुक्सिया ने उसकी ओर सिर घुमाकर घूरते हुए कहा, क्या तुम तनाव में हो या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? मुझे तो तुम कभी पसंद ही नहीं आए और हम काफी समय से मिले भी नहीं हैं। अगर मैं कहूं कि अब मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो तो क्या तुम यकीन करोगे? तुम, झो मिकांग ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे बारे में बात करते समय तुम कांटेदार जानवर की तरह क्यों बोलती हो? मेरा मतलब है, हमारी शादी को काफी समय हो गया है, चाहे हम इस दौरान साथ रहे हो या नहीं। क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावनाएं विकसित नहीं हुई? क्या ये वही समस्या नहीं है? चुक्सिया की बड़ी बड़ी आंखें अवाक रह गई, इसमें और मेरे जवाब में क्या अंतर है? तो क्या तुम्हें जिंग से पसंद है? हम, चुक्सिया ने उसे खाली निगाहों से देखा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें जिंग से पसंद है? झो मिकांग ने लगभग शब्द दर शब्द जोर देकर पूछा। ये स्पष्ट था कि वह गंभीर था। चुक्सिया ने सीधे सीधे सिर हिलाया, हाँ। टीम लीडर टोंगजी का चेहरा पल भर में गुस्से से लाल हो गया, बिल्कुल नहीं।
आपको आपत्ति करने का क्या अधिकार है? उसने चुनौती भरे लहजे में गुस्से से कहा। तुम मेरी पत्नी हो। ये घोषणा करते हुए टीम लीडर टोंगजी ने चुक्सिया की ठुड्डी को पकड़कर उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया और कहा, इस जीवन में तुम केवल मेरी पत्नी बनने के लिए ही बनी हो और तुम्हारे मन में जो भी अन्य इच्छाएं हैं उन्हें त्याग दो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चुक्सिया की आंखों में क्रोध झलक रहा था। मुझे नहीं पता इन दिनों तुम कैसे हो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है या तुम्हें ठेस पहुंची है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। चाहे मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं या न कर पाऊं, कम से कम तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो और मैं तुम्हारी कुछ नकारात्मकता दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन इस व्यवहार का क्या मतलब है? घर आकर बाहर की अपनी कुंठाएं परिवार पर निकालना। झो मिकान, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे इस तरह के आदमी से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर आप अपने विचार साझा नहीं करना चाहते तो सीधे सीधे कह दीजिए। बहाने बनाकर छुपने की कोशिश मत कीजिए। झो मिकान ने ठंडी सी आवाज में कहा। जूते पहने और बाहर चला गया। मैं अतिथि कक्ष में सोता हूँ। आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं। अगर आपको सच में असुरक्षित महसूस हो रहा है तो नीचे आकर दरवाजा बंद कर लीजिए। मैं इतना नीच नहीं हूँ कि जबरदस्ती अंदर घुस सकूं। तुम चुक्सिया गुस्से से हंस पड़ी। सिर्फ इसलिए कि ये मेरू ने तुम्हें एक बार धोखा दिया, क्या तुम सभी महिलाओं पर अविश्वास करने लगे हो? चुप रहो। झो मिकान पीछे मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने चुक्सिया को घूरते हुए कहा, लिन चुक्सिया, मेरी बातों में आकर अपनी असलियत मत भूल जाना। आप निश्चिंत रहें, मैं हमेशा याद रखूंगी कि मैं कौन हूँ। मैं लिन चुक्सिया हूँ, एक किसान की बेटी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे किसी भी तरह से कम हूँ और मैंने आपसे शादी करने की भीख नहीं मांगी थी। मुझे नीचा समझना खुद को नीचा समझने जैसा है, क्योंकि यह सब तुम्हारी ही गलती है। असल में तुमने ही मुझे इस शादी के लिए मजबूर किया। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मेरा पारिवारिक दर्जा आपसे नीचा है मैं आपकी हर बात मान लूंगी तो आप घोर गलतफहमी में हैं। मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं, लिन चुक्सिया, किसी भी तरह से आपसे कमतर नहीं हूँ। आपकी चापलूसी करना ऐसा कभी नहीं होगा। बिस्तर पर बैठी उस छोटी सी आकृति को चुनौती भरी निगाहों से घूरते हुए और बोलते समय अपने होंठ हिलाते हुए देखकर झो मिकान के दिल में एक झंझनाहट सी उठी, मानो आग लग गई हो। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। न ही उसने कभी उससे घृणा की थी और न ही उससे अपने प्रति विनम्रता दिखाने की उम्मीद की थी। बस चुक्सिया, मुझसे गलती हो गई। वह झट से बिस्तर पर वापस भागा और उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती थी। मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रहा था। मैं माफी मांगता हूँ। अपनी शिकायतें व्यक्त कर रही चुशिया अचानक माफी मांगने पर अचंभित रह गई। उसे इतनी कसकर गले लगाया गया कि उसकी सांसें थोड़ी फूलने लगी। आखिरकार होश में आकर उसने जोरदार संघर्ष किया। ये सोचकर कि वह अभी भी गुस्से में है, उसने अपनी पकड़ और कस दी। तुम मुझे गला घोंटकर मार डालोगे। आह! झो मिकान डरकर झट से उसे छोड़ दिया और रणनीति बदलते हुए उसे धीरे से गोद में उठाकर सावधानीपूर्वक पूछने लगा, क्या यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह, मैं कांच की बनी नहीं हूँ। चुक्सिया ने चिढ़कर उसे घूरते हुए कहा, मैं कह रही हूँ, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो? तुम्हारे इस स्वभाव को देखते हुए मुझे लगता है कि भविष्य में तुमसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा। लिन चुक्सिया, मुझे लगता है मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगा हूँ। झो मिकान ने गहरी सांस ली। मैं खुद हैरान हूँ, तुम इतनी गुस्सैल हो और जरा सी बात पर भड़क उठती हो। मैं तुमसे कैसे प्यार कर बैठा, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सच में? चुक्सिया की आंखें चमक उठी और उसने उसे घूरते हुए कहा, जल्दी बताओ तुमने ये कैसे पता लगाया? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इसका विश्लेषण करने में। तुम झो मिकान एक बार फिर उसके कारण अवाक रह गया। बताओ ना, कंजूसी मत करो। मैं जानना चाहती हूँ। चुक्सिया नीचे सरक गई और अपना सिर उसकी गोद में रखकर उसे ध्यान से देखने लगी। बता दो। झूठ बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा। तुम बेवजह सोच रही हो। चलो अब सोते हैं। झो मिकान ने कंबल हटाया, उसे उड़ाया, फिर खुद भी लेट गया, बगल वाला लैंप बंद किया, अपना हाथ फैलाया और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, सो जाओ। अरे, ये तो ठीक नहीं है। तुमने मेरी जिज्ञासा जगा दी और अब चुप हो जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सबसे उबाऊ बात है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं गलत थी। आप दिलचस्प हैं, मैं उबाऊ हूँ। मुझे बस जिज्ञासा है, मैं बस जानना चाहती हूँ। कृपया मुझे बताइए। उद्धरण चिन्ह। चुप मत रहो। सच कहूँ तो मुझे आत्मविश्वास नहीं आ रहा है। सब कहते थे कि मैं सुंदर नहीं हूँ, कोई काम नहीं कर सकती और मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। बस खुलकर बोल दो, मुझे थोड़ा आत्मविश्वास दो। उद्धरण चिन्ह। आह, मरने का नाटक करना ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि तुम बोलना शुरू करो। अपनी ही जिज्ञासा से तंग आकर उसने उसकी आस्तीन पकड़ ली और उसे जोर से काट लिया। जब उसे अपने मुंह में खून का स्वाद महसूस हुआ और वह अब भी चुप रहा, तो चुक्सिया ने हार मान ली और अंततः खुद को छोड़ दिया, अंतरिक्ष में खो गई। क्या तुम्हें सच में नींद नहीं आ रही? जी हाँ, बिल्कुल, चुक्सिया ने खुशी से जवाब दिया। क्या आप मुझे बताने वाले हैं? आज जिंग परिवार के घर पर आपको और जिंगजे को बेफिक्र होकर बातें करते और हंसते हुए देखकर आपकी वो मुस्कान बिल्कुल सच्ची और बेफिक्र थी। मुझे दुख हुआ क्योंकि आप मेरे साथ कभी ऐसे नहीं मुस्कुराते। तुम तो बड़ी संवेदनशील हो। चुक्सिया हल्के से हंसते हुए बोली, मैं उसे भाई की तरह मानती हूँ। इसलिए झू जियानपिंग के बारे में तुम्हारी जो भावनाएं हैं वही भावनाएं मेरी भी हैं। तो फिर आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हारे बारे में? वह रुकी और उसे थपथपाते हुए बोली, ठीक है, चलो सोते हैं। अब और बात नहीं। झो मिकान, क्या कोई ऐसा भी है दूसरों को अपने दिल की बात उगलने के लिए मजबूर करती है और जब उसकी बारी आती है तो वह इतनी बेपरवाह हो जाती है? सच कहे तो चुक्सिया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर लगातार गर्म होता जा रहा है और उसे शरीर के किसी खास हिस्से में कठोरता का एहसास हुआ और वह असमंजस में थी। अगर वह जिद करता तो वह मना नहीं करती, फिर भी उसे इसका पछतावा होगा। उसकी नजर में इस तरह की चीजें केवल दो सच्चे प्यार करने वाले लोगों के बीच ही होनी चाहिए। या शायद उसके मन में उसके लिए थोड़ी सी पसंद थी, लेकिन प्यार अभी दूर था। ये मेरू के आने पर भी उसे जरा सी भी ईर्ष्या महसूस नहीं हुई। झो मिकान की भावनाएं जटिल थीं।
आत्मचिंतन करने पर उसे एहसास हुआ कि उसने कभी सच्चा प्यार नहीं किया था। अतीत में उसे लगता था कि वह और ये मेरू प्यार में हैं, लेकिन अब वह जानता था कि ऐसा नहीं था। ये मेरू के विश्वासघात से नाराज होने के अलावा उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि वह अकेले में भी अन्य पुरुष मित्रों के साथ खेलती थी। लेकिन वह जानता था कि लिन चुक्सिया के साथ रहते हुए उसे आपत्ति थी। कल रात जिंग परिवार के घर पर लिन चुक्सिया को जिंग परिवार के साथ इतनी अच्छी तरह घुलते मिलते देखकर, खासकर जब उसने जिंग जे को देखकर मुस्कुराया, तो उसे सचमुच अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे अपनी प्रतिक्रिया पर शर्मिंदगी महसूस हुई। एक 27 वर्षीय व्यक्ति को जलन हो रही है। यही कारण था कि उसने पहले चुक्सिया को यह नहीं बताया था कि उसे कैसे पता चला कि वह उसे पसंद करता है। उसे वास्तव में अपना व्यवहार शर्मनाक लगा। नहीं, उसे कभी न कभी वांग जी से पूछना ही पड़ेगा। उस आदमी को रिश्तों की अच्छी समझ थी। वही पहला व्यक्ति था जिसने देखा था कि ये मेरू उसके लिए सही नहीं है। झो मिकान, मुझे तुम्हें समझने के लिए समय दो। मैं गंभीर हूँ। चुक्सिया के सो जाने की सोचकर झो मिकान चौंक गया और उसने अपना हाथ उसके चारों ओर कसकर लपेट लिया और अपना गाल उसकी पीठ से सटा लिया। थोड़ी देर में उसकी सांसें सामान्य हो गईं। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड